हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंडर पे बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, उनमें से प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारे चीज सीखने वाले हैं प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि इस टोटल सेशन में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। नंबर 1, हम लोग देखेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन एडिशन टू दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, इन दैट केस प्रोटीन सॉल्युबिलिटी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देन ऑफ कोर्स प्रोटीन फोल्डिंग, दैट विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। प्रोटीन फोल्डिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फाइनली वी विल एनालाइज लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टोटल सेशन ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड केमिस्ट्री। या देखो, हम लोग जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जनरली क्या होता है, प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन इज अ बिग मॉलिक्यूल एक्चुअली। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है, उसका जब हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि उनमें टोटल 4 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। एक तो है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, दूसरा है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि हर एक स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन, राइट। जब हम लोग कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस लिखते हैं, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से यू राइट अ सीक्वेंस लाइक मिथ्योनिन, राइट, then let's say valine, then let's say isoleucine, then let's say phenylalanine, so like that. Okay, so this is nothing but an amino acid sequence. So this amino acid sequence is basically primary structures of a protein. Then secondary structures क्या है? Secondary structures है actually local environment of the protein. Local environment मतलब देखो, एक प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 300 अमीनो एसिड। फॉर एन एग्जांपल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 300 अमीनो एसिड्स। तो अब जब 300 अमीनो एसिड्स एक साथ फोल्डिंग होंगे, जिसको हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे, राइट। तो जब प्रोटीन फोल्डिंग होता है, इन दैट केस इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ local structures. What do you mean by that local structures? These are actually secondary structures. It can be alpha helix, both right-handed, left-handed. It can be beta sheet. Again, it can be random loop. So many things are there, right? So these are basically local environment. So secondary structures matlab local environment. Next, 3D structures. 3D structure. 3-dimensional structures जिसको बोलते हैं, that is all about tertiary structures, right? Next, quaternary structures. Quaternary structures क्या है? Quaternary structures is basically an association of so many monomers. Sometimes आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोटीन है जो कि एक्टिव होता है डाइमेरिक स्टेट में, ट्राइमेरिक स्टेट में या टेट्रामेरिक स्टेट में वो एक्टिव होता है, राइट। in addition to that you will see there are so many proteins. For an example, let's say protein is alpha beta. This is basically heterodimer. Let's say protein is alpha 2. That means this is homodimer. And this is heterodimer. Understood? So two things are different. I mean, if it is only alpha, repetition of only alpha, then you can say it is homo. And if there are two monomers, it will be dimer. If it is alpha beta, it will be a heterodimer. If I write alpha 2 beta 2, it will be heterotetramer, right? In that case it will be heterotetramer, right? तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो कि एक अमीनो एसिड सीक्वेंस को एक के साथ एक
सिंपली जोड़ देते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे दो अमाइनो एसिड जोड़ जाते हैं. इन दैट केस हाउ अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, लेट अस अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस. ओके, so I'll write it here, just look at it. So if I draw a single amino acid here, so let's say NH2 COOH, here also NH2 COOH, here you have let's say R1 and H, here you have R2 and H. Okay, अब देखो क्या होता है. मैं कुछ दूसरा कलर ले लेता हूं. अब देखो, ये एक सिंगल अमाइनो एसिड जिसमें मैंने R1 दिया, ये है दूसरा अमाइनो एसिड मतलब सेकेंड अमाइनो एसिड जिसमें R2 दिया, राइट. तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली अल्फा कार्बन, राइट. दिस इज बेसिकली अल्फा कार्बन. तो दोनों जो अमाइनो एसिड है, दोनों अमाइनो एसिड के साथ आपको जोड़ना है, दोनों अमाइनो एसिड को जोड़ना है. अब कौन सा सीक्वेंस के, कौन से ग्रुप के साथ किसको जोड़ना है वो अब मैं आपको बता रहा हूं. देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. नंबर वन, इसके साथ इसका हो सकता है, राइट, या तो इसके साथ इसका भी हो सकता है. दोनों ही हो सकता है. देखो दोनों ही हो सकता है. अगर मैंने जो येलो कलर इंडिकेट किया है यहाँ पे, अगर मैं येलो कलर की बात करता हूं, मान लीजिए COOH के साथ NH2 जोड़ रहे हैं, देन क्या होगा. या तो जो ब्लू कलर किया, इन दैट केस क्या होगा. ठीक है, अब एक बार देखो, मैं पहले आपको येलो कलर दिखा रहा हूं कि COOH के साथ NH2 का ज्वाइंट होगा. ठीक है, इन दैट केस NH2 ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड विल रिमेन फ्री, isn't it? अगर मैंने COOH कंसीडर किया फर्स्ट अमाइनो एसिड का एंड NH2 कंसीडर किया सेकंड अमाइनो एसिड का, तो इन दैट केस द NH2 ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड विल बी फ्री एंड COOH ऑफ द सेकंड अमाइनो एसिड विल बी फ्री, राइट. सो हाउ विल इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक दिस. NH2 R1 H C double bond O NH C double OH R2 एंड H. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने किसके साथ किसका जोड़ा? COO के साथ NH को जोड़ा. क्यों? क्योंकि COOH के साथ NH2 का जोड़ा. यहाँ पे I have joined COOH of the first amino acid with the NH2 group of the second amino acid. So it goes like this. If I write, let's say COOH plus NH2, right? So just see, I will consider only C double bond O this part and NH from this part. So in this case, OH and H will be eliminated to form water, right? So you have CO and NH. You have CO and NH. Understood? So that CO and H is basically like this: C double bond O and NH. Understood? So this is nothing but this C double bond O and NH. हम समझ में आया? हम लोग जब लिखते हैं कि प्रोटीन जनरली ऐसे लिखते हैं N terminal to C terminal. What do you mean by this? What do you mean by N terminal to C terminal? First thing. Second thing, can you write C terminal to N terminal? Can you write yes or no? Of course you can write. Of course you can write. अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो. It's like, let's say suppose I am standing, okay? Next to me, another person is standing. And I am considering my two hands. One hand belongs to this carboxyl group. Another hand belongs to amino group. And similarly, the person who is standing next to me, उसका भी जो दोनों हैंड है, एक हैंड कार्बोक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हैंड NH2 ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. नाउ इफ आई यूज माय लेफ्ट हैंड टू होल्ड हिज हैंड, तो माय राइट हैंड विल बी फ्री. अगर मैंने लेफ्ट हैंड के साथ उसका जो नेक्स्ट हैंड है उसको मैंने ज्वाइंट किया, इन दैट केस मेरा जो राइट हैंड है दैट विल बी फ्री. कुड यू फॉलो? And just think in a different way. If that person is standing my right hand side, so my right hand will be occupied and my left hand will be free. अब समझ में आया? तो in that case, अब देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं, in that case अगर आप येलो कलर जो मैंने इंडिकेट किया, in that case COOH is involved with NH2 group. COOH is linked to NH2 group. So these two group will be occupied.
to form peptide bond. So which two group will be free? NH2 group will be free this side and COOH group will be free this side. So that's why this is known as N terminal and this is known as C terminal. अब मैं बता रहा हूं इसका डेफिनेशन क्या है. What do you mean by N terminal? N terminal means presence of alpha amino group. Presence of free alpha amino group. See, look at this. This is basically free alpha amino group. This is basically free alpha carboxyl group. Understood? समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बता रहा हूं. देखो, मैं अगर बोल रहा हूं कि N terminal, what do you mean by N terminal? अगर कोई आपको पूछे कि can you tell me what do you mean by N terminal? N terminal means presence of free alpha amino group. Look, presence of free alpha amino group. What do you mean by C terminal? C terminal means presence of free alpha carboxyl group. That's it. So जब हम N terminal to C terminal बोल रहे हैं, in that case इसका N free है, इसका मतलब C is occupied with N here in peptide bond. C is occupied means alpha carboxyl group of the first amino acid is linked with the alpha amino group of the second amino acid. That's why C and are linked, so N and C will be free. So eventually this will give you N terminal and C terminal. And you think just opposite, C terminal to N terminal. अगर C इसका free है, इसका मतलब N is occupied with C. Understood? N is occupied with C. So C will be free, that is C terminal, and N is free, that means this is N terminal. So जब आप C terminal to N terminal की बात करेंगे, in that case alpha amino group of the first amino acid is linked with alpha carboxyl group of the second amino acid. Understood? Is it clear now? Okay, good. चलिए नेक्स्ट. अच्छा, यहां पे कुछ फीचर्स मैं बताऊंगा आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में. ये फीचर्स आपको जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्या क्या फीचर्स है? नंबर 1, देखो ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया C डबल बॉन्ड O एंड NH, ये जो डिफरेंट कलर में ले लेता हूं, दिस इज बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? दिस इज बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो CN बॉन्ड है, राइट? ये जो CN बॉन्ड है, दिस CN बॉन्ड इज बेसिकली resonance stabilized. This is first thing. Okay, this is first thing. This CN bond is resonance stabilized. This is first thing. Second thing, this CN bond is also possesses a partial double bond character. Please remember, these are the features. This is so important to remember. This possesses partial double bond character, this CN bond. Okay. Now the third thing, it can absorb UV light at 220 nanometer. It can absorb UV light at 220 nanometer. ठीक है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो है, मैंने जो बोला कि ये जो CN बॉन्ड है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट? तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सो दिस लीड्स टू फॉर्म व्हाट? रेजोनेंस स्टेबिलिटी का वजह से आपको क्या क्या चीज मिल सकता है यहां से? देखो, एक तो है इट विल बी वेरी लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एस्टर, फॉर एन एग्जांपल. सेकंड है इट इज क्वाइट रिजिड एंड प्लानर. इट इज रिजिड एंड प्लानर. व्हाट डू मीन बाय रिजिड एंड प्लानर? इट मीन्स ये जो CN बॉन्ड है, CN bond will not rotate at all. That's why it is called rigid. It is rigid. That means there is no flexibility. There is no flexibility around this CN bond. However, the two other adjacent bond, one linked with this carboxyl group, this carbonyl group, another one linked with this, amide group, means these two. These two are rotatable. These two can rotate. That means the bond which are adjacent to this, the CN bond, they can rotate. However, the CN bond itself cannot rotate. This cannot rotate. That's why it is known as rigid. And it is, of course, planar. This is, of course, planar. Next. Yeah. And in most of the cases, it remains in trans configuration. What is trans configuration? देखो, ये जो carbonyl oxygen है and amide hydrogen है, both are present in the opposite side. If I draw it like this, look, if I draw it like this, this should have been cis. This should have been cis configuration, right? This is cis.
configuration and this is trans configuration. This is trans configuration. Okay, तो किसका बेसिस पे मैं बोल रहा हूं? देखो, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन. Presence of carbonyl oxygen and amide hydrogen. If both are present on the opposite side, then the configuration will be considered as trans. If both are present on the same side, then it will be considered as cis. ठीक है? नेक्स्ट, चलो जो मैंने आपको बोल रहा था, देखो, पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 220 नैनोमीटर. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका. ठीक है. दूसरा, आप तो जानते ही हो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटीन्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट, तो व्हिच आर द अमीनो एसिड्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू प्रोटीन्स एबिलिटी इन एब्जॉर्बिंग यूवी लाइट? व्हाट आर दोस? तो बेसिकली वी टॉक अबाउट एरोमेटिक अमीनो एसिड, राइट? एक बार देख लेते हैं क्या क्या है. ट्रिप्टोफैन विल एब्जॉर्ब एट 280 नैनोमीटर, टायरोसिन विल एब्जॉर्ब एट 274 नैनोमीटर, phenylalanine will absorb at 257 nanometer. These are the three most important aromatic amino acid, right? These are the three important aromatic amino acid. But in addition to these three, there are few more amino acids who also contributes to UV absorbance, right? Now, what are those? Now, look at this. One is histidine, cysteine, and methionine. 200 to 210 nanometer. Okay? See, I'll tell you one thing. Peptide bonds at 220 nanometer. Look, why I wrote IIT? Because this is very common information. So everyone knows it. सबको पता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड यूवी ऑब्जर्व करते हैं. सबको पता है ये चीज. बट सबको क्या नहीं पता है? ये जो नेक्स्ट जो दो चीज मैंने मेंशन किया, ये सबको नहीं पता है. That's why I have written here for IIT. Understood? अगर आप IIT के लिए तैयार हो रहे हो, definitely you have to know something extra, right? Something additional. So this is additional information here. Okay? Okay. Next. अच्छा, जो चीज मैंने आपको बोल रहा था कि ये जो CN bond, peptide bond, जो CN bond है, CN bond is not rotatable. It cannot rotate. However, जो two adjacent bond होता है, एक है left hand side, एक है right hand side, both can be rotatable, right? So let me just show you one case, then you will understand when they rotate and how you measure their degree of rotation. So let me draw something. देखो, बहुत सिंपल सा चीज है. ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, then this, okay? अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, ये अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाऊंगा आपको. मान लीजिए ऐसे है, अच्छा एक बार बताओ, इनमें से कौन सा है N2C टर्मिनल, कौन सा है C2N टर्मिनल? देखो देखो, ये जो अल्फा कार्बन है, दिस रिप्रेजेंट्स वन अमीनो एसिड, अनदर अल्फा कार्बन, दिस रिप्रेजेंट्स अनदर अमीनो एसिड, राइट? अब ये जो मिडिल वाला पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स पेप्टाइड बॉन्ड. अब देखो, अगर मैं फर्स्ट सीक्वेंस का बात करूं, यहां पे C डबल बॉन्ड O विथ NH, दैट मींस C इज ऑक्युपाइड. If C is occupied, which one is free? N is free, right? That means here N is free. So here N is occupied, that means C is free. Understood? Which C? Alpha carboxyl group. Which N? Alpha amino group. So if I write a sequence like this, alpha carbon CNC, this represents N terminal to C terminal. Could you follow? Similarly, look at this. Here NH is occupied with C double bond O. अगर NH occupied है, अगर NH occupied है, तो कौन सा ग्रुप फ्री है? यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? फ्री है C टर्मिनल, फ्री है C मींस अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट? तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री है? यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O ऑक्युपाइड है, तो N फ्री होगा, राइट? यहाँ पे होगा फ्री N, फ्री N. So this will be C2N. This will be C2N because free alpha carboxyl group and यहाँ पे free alpha amino group. So this way it represents C2N. Understood? तो मैंने अगर यहाँ पे एक लाइन में ऐसे लिख दिया, C
alpha, C N and C alpha. Another one, let's say C alpha N C alpha. ठीक है, अब देखो तो जो फर्स्ट वन है दिस इज N टर्मिनल टू C टर्मिनल, जो सेकंड है C टर्मिनल टू N टर्मिनल. अंडरस्टूड? अब पूरा समझ में आया? ओके, चलिए अब मैं जो दिखाने वाला हूं, अब देखो वहां पे, अब मैं दिखाऊंगा आपको. मान लीजिए ऐसे है, राइट? तो ये है N टर्मिनल टू C टर्मिनल. अब देखो यहां पे ये जो CN बॉन्ड है, ये जो CN बॉन्ड है, दिस डज नॉट रोटेट. टोटल रिजिडिटी, there is no flexibility around CN bond. However, these two can rotate. These two can rotate. So when something rotates, you can measure the degrees of angle, isn't it? जब कोई bond rotate होता है, तो definitely you can measure the degree of angle, right? So now think of it. Which bond I'm talking about? The bond between alpha carbon and carbonyl carbon, right? So when you are measuring a degree between alpha carbon and carbonyl carbon, this is actually known as psi. This is actually known as psi. Next, the bond between amide nitrogen and alpha carbon. The bond between amide nitrogen and alpha carbon. This is basically phi. Okay, so this is psi, this is phi. Understood? This is psi, this is phi. तो ये जो psi and phi एंगल है, जिसको हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, एंड दोनों ये जो एंगल है दैट कैन बी मेजर्ड. Why? Because something rotates means you can measure the degree of angle, right? But ये जो CN bond है, this never rotates. This never rotates. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं बताऊं. ये जो CN bond है, इसका दोनों साइड में देखो, एक साइड में आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन, अनदर साइड में एमाइड हाइड्रोजन, राइट? तो ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है एंड एमाइड हाइड्रोजन है, एमाइड हाइड्रोजन, दोनों का पोजीशन ऑपोजिट साइड में है, बिकॉज इट इज इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन, राइट? तो इसका अगर एंगल हम लोग मेजर करें, इसको बोलते हैं ओमेगा एंगल. इसको बोलते हैं ओमेगा एंगल. तो ओमेगा एंगल क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं. देखो ओमेगा एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन. अगेन मैं बता रहा हूं, द एंगल बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन इज बेसिकली ओमेगा एंगल. अच्छा, in this case this is in trans configuration. So when it is in trans configuration, omega will be 180 degree, right? Omega will be 180 degree. Now when it will be in cis configuration, omega will be 0 degree, because this H will come here, this will come to this side, right? This will come to this side. So एक बार फिर से देख लो, अगर ट्रांस बन रहा है ओमेगा एंगल, देन ओमेगा एंगल विल बी 180. आई मीन ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड मतलब ओमेगा एंगल विल बी 180 डिग्री. अगर सिस पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, इन दैट केस ओमेगा एंगल विल बी 0 डिग्री. ठीक है? अच्छा, जो मैंने बोल रहा था वही चीज देखो यहाँ पे दोनों एग्जांपल दिया हुआ है. एक है ट्रांस, एक है सिस. सिस मतलब दोनों एक साइड देखो, सी डबल बॉन्ड O एंड NH दोनों एक साइड आ गया. एंड इस साइड में देखो, ये है NH, ये है सी डबल बॉन्ड O, दोनों ऑपोजिट साइड में आ गया, राइट? दोनों ऑपोजिट साइड. तो दिस इज इन ट्रांस एंड दिस इज सिस. दिस इज सिस. अच्छा, यहां पे फॉर द पर्पस ऑफ MCQ, यहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, फॉर द पर्पस ऑफ MCQ, यहां पे जो एंगल मेंशन किया हुआ है एंड देयर डिस्टेंस, लेट्स से CN डिस्टेंस, द CN बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.33 एंगस्ट्रॉम in case of trans configuration. In case of cis, it is 1.32 angstrom, right? And the angle also you can see. So ये जो यहाँ पे जो नंबरिंग दिया हुआ है, you have to memorize a few things. Okay? आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड का CN बॉन्ड का लेंथ कितना है, cis का लेंथ कितना है, to remember a little bit. So that's why I purposefully kept this thing for your memory based question. Okay, so please have a look. You have to memorize this thing. Okay, अब देखो, one of the most important thing of secondary structure conformation is that to judge
secondary structures formation in a plot called Ramachandran plot. Okay. अच्छा, रामचंद्रन प्लॉट क्या है? पहले मैं ये बता रहा हूं आपको रामचंद्रन प्लॉट होता क्या है. ये जो यहां पे मैंने लिखा था, ये जो मैंने यहां पे लिखा था, ठीक है, यहां पे दोनों एंगल साई फाई, राइट, साई फाई, ये जो दो एंगल है जिसको मैंने डाइहेड्रल एंगल बोल रहा था, राइट, जो जिसको मैंने डाइहेड्रल एंगल बोल रहा था, ये जो डाइहेड्रल एंगल है around every peptide bond, there will be pi angle and psi angle, right? देखो, for an example, मान लीजिए कि there is a polypeptide of 5 amino acids, ठीक है, 5 amino acids. तो लिख लेता हूं, देखो, amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5. तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, these are what? These are peptide bond. तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे? अगर 5 अमाइनो एसिड्स है, अगर 5 रेसिड्यूज है, 5 रेसिड्यूज है, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? 4, टोटल 4 होगा, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे अगर टोटल 4 होगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो 5 साई 5 साई 5 साई 5 साई. अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो हर एक पेप्टाइड बॉन्ड का लेफ्ट साइड राइट साइड 5 साई 5 साई 5 साई ऐसे, राइट? तो अब देखो, आप चाहे जितना भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में कंसीडर करो, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, बीटा शीट पैरेलल एंटी पैरेलल, राइट, 310 हेलिक्स, 27 रिबन, पाई हेलिक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो यहाँ पे जितना सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, हर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का आपको 5 साई 5 साई 5 साई करके मिलेगा, मतलब डायहेड्रल एंगल आपको मिल सकता है, राइट? प्रोफेसर रामचंद्रन, Indian scientist from IIT Bangalore, Professor Ramachandran, what he did, he measured this phi and psi angle. He measured this phi and psi angle from all different types of protein secondary structures. Okay, so सारे जितना सारा protein, in that time, whatever protein was crystallized, whatever protein structures was available to him, he deduced the phi and psi angle around all the secondary structures of a protein. Then he drew a plot. He drew a plot like this. Okay, he drew a plot like this. Now look at this. Plot like that. Okay. So now यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे था वो. ये है 0 डिग्री, ये भी है 0 डिग्री, ये है माइनस 180 डिग्री, ये है प्लस 180 डिग्री, ये है प्लस 180 डिग्री. ओके, इधर होगा आपका साई, इधर होगा आपका फाई. अब देखो, ठीक है, इधर होगा फाई, इधर होगा साई, दैट्स इट. तो यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. अब समझ में, जैसे हम लोग ग्राफ यूज करते हैं एग्जैक्टली सेम हो, जैसे कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करते हैं एग्जैक्टली इन द सेम हो. देखो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब देखो यहाँ पे प्रोफेसर रामचंद्रन को क्या मिला? प्रोफेसर रामचंद्रन को ये मिला कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं मिला. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या मिला? सिर्फ अल्फा हेलिक्स, दैट टू दिस इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, दिस इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. अच्छा, यहाँ पे जो मिला थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे मिला राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड 310 हेलिक्स. ओके, यहाँ पे मिला राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड 310 हेलिक्स. एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या क्या मिला? यहाँ पे पैरेलल बीटा शीट भी मिला, यहाँ पे एंटी पैरेलल बीटा शीट भी मिला, यहाँ पे कोलाजन हेलिक्स भी मिला, यहाँ पे पाई हेलिक्स भी मिला, यहाँ पे पाई हेलिक्स भी मिला सेकंड क्वाड्रेंट पे. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट चीज दिमाग में आना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्यों नहीं कुछ मिला, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों? अब मैं बता रहा हूं. देखो, ये जो फाई एंड साई एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दोनों साइड, इस एंगल क्या आपको देता है? दिस एंगल विल गिव यू सम स्टेबिलिटी टू द पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट? तो अगर कुछ ऐसे एंगल दे दिया, मैंने आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, देन आपको पता चलेगा. मान लीजिए आई हैव गिवन यू फुल फ्रीडम
to your fingers, right? Like this. I'm giving you full freedom to your finger, and you show me whatever angle you can have, right? Whatever angle you can have. Let's say suppose you are keeping like this, so angle will be 180 degree. Suppose you are keeping like this, so angle will be 90 degree, right? You are keeping like this, angle will be 0 degree. But can you expect an angle like, ulta? I mean, can you fold it in opposite side? Can you fold? No. क्यों? मैंने तो आपको फ्रीडम दे दिया, मैं तो आपको फ्रीडम दिया, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आप किसी भी साइड में इसको घुमाओ. You cannot rotate on both other side, right? Why? Because if you wish to rotate on the other side, you will not feel comfortable, right? It will be painful to you. You got my point? So same thing. देखो यहाँ पे phi and psi angle को फ्रीडम दे दिया कि आप किसी भी साइड में इसको घुमा सकते हो. But even if the freedom is given to them, that doesn't mean that they can have any angle. अगर मान लीजिए कुछ एंगल यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया जिस एंगल यहाँ पे उसको पुट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा उसको, ठीक है, बट दैट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर द प्रोटीन. अनकंफर्टेबल इन द सेंस प्रोटीन विल बी डिस्टेबिलाइज्ड, द पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी डिस्टेबिलाइज्ड. So like the example I'm telling you, if I expect an angle more than 180 degree, if I expect an angle from your finger more than 180 degree, it will be too much painful for you. You'll never feel comfortable. Understood? Same thing here also. That's why this angle is not permitted. This angle is not accepted. Why? Because if any angle brings any polypeptide chain here in the fourth quadrant, then what will happen? The polypeptide chain will not be stabilized. There will be problem in the integrity, structural integrity. That's why this angle never exists. Understood? Okay. So this is basically known as disallowed region. This is basically known as disallowed region. So these three are the allowed region, right? This is allowed region. This is also allowed region. This is also allowed region. So out of 4 quadrant, there is one disallowed region, which is nothing but 4th quadrant. And the other 3, these 3 are basically allowed region, right? मतलब इतना सारा जो डिग्री है, ये डिग्री एग्जिस्ट करता है किसी भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, बट ये जो डिग्री है, दिस डिग्री नेवर एग्जिस्ट. So that's why this degree is known as disallowed region. Okay? अब देखो, अब तक जो रामचंद्र प्लॉट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, that is basically on L type of amino acid. This is basically of L type of amino acid. Now you are thinking, sir, why is it L? अच्छा, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं. देखो, nature is so beautiful, when you talk about protein and when you talk about carbohydrate, nature's selection is totally opposite. I'll give an example, then you'll understand. When you talk about, let's say, glucose, fructose, for carbohydrate point of view, which form of glucose or fructose is more stabilized, is more predominant in nature? It is D. It is D. D glucose, right? D fructose. Isn't it? D glucose, D fructose. Nature has selected. But when it comes to amino acid, it is L form. It is L form, L amino acid. Isn't it? अब समझ में आया? देखो, नेचर कैसे चूज किया? Nature has chosen D form of carbohydrate, but at the same time, nature has chosen L form of protein. This is totally selected by nature. We have nothing to do, and you cannot simply say that L form is more stable of amino acid compared to D form. There is no such case. There is no such thing. Same thing for carbohydrate also. You cannot say, sir, D form of glucose, D form of fructose are more stabilized compared to their L form. No, it is not like that. Nature has chosen, right? So this is basically nature selection. That's why it has come like this. Anyway, so now look at this. So basically when it comes to amino acid, जब हम लोग amino acid के बारे में बात करते हैं, तो amino acid generally available in L form, right? तो D form of amino acid होता है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ होता है, किसी किसी केस में आपको मिलेगा, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपने पेप्टाइड और ग्लाइकन के बारे में सुना? बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, पेप्टाइड और ग्लाइकन, वहां पे आपको मिलेगा 2 अमीनो एसिड जो कि डी फॉर्म में आता है,
ठीक है, that question again comes very often in many of the examination like IIT or this GATE exam also. I have seen their question paper. Okay, anyway, now look at this. So this is L form, this is D form. तो अब तक मैंने जो डिस्कस कर रहा था रामचंद्रन प्लॉट, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एल फॉर्म, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एल फॉर्म. अगर वो डी फॉर्म हो गया तो क्या होगा, रामचंद्रन प्लॉट का क्या होगा? अगर सेम अमाइनो एसिड एल फॉर्म से डी फॉर्म हो गया तो अमाइनो एसिड का क्या होगा, मतलब ये जो रामचंद्रन प्लॉट है इस प्लॉट का क्या होगा? अब देखो, बस डायगोनली एक्सचेंज हो जाएगा, डायगोनली एक्सचेंज हो जाएगा. अब देखो, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट था ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे. देखो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे. ये जो सेकंड क्वाड्रेंट था ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, राइट. सिमिलरली अब देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, एंड ये जो थर्ड था ये आ जाएगा फर्स्ट पे. समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. अगर रामचंद्रन प्लॉट आप डी अमाइनो एसिड के ऊपर कंसीडर करते हैं तो रामचंद्रन प्लॉट का जो क्वाड्रेंट है उसका क्या होगा? सिर्फ डायगोनल एक्सचेंज. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट विथ थर्ड, सेकेंड विथ फोर्थ. ओके, अब देखो, अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है, विल स्टार्ट विथ अल्फा हेलिक्स. वी विल स्टार्ट विथ अल्फा हेलिक्स. ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ चीज है. नंबर वन, जब हम लोग अल्फा हेलिक्स की बात करेंगे, अल्फा इज बेसिकली लाइक दिस. ओके, लेट्स से एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ बहुत सारे चीजें आपको याद रखना है. ये अगर आप सिंगल टर्न की बात करें, single turn, single full turn. In single full turn, first of all, there will be 3.6 amino acid involved. Okay, so there will be involvement of 3.6 amino acid in a single full turn, and the pitch will be 5.4 Armstrong. The pitch will be 5.4 Armstrong from here to here. Understood? So yeah, देखो, this will be 5.4 Armstrong. 5.4 Armstrong, राइट. एंड इसमें यहाँ पे कितना सारा अमाइनो एसिड है? 3.6 अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे अगर 3.6 अमाइनो एसिड है, जो कि टुगेदर 3.6 अमाइनो एसिड विल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू 5.4 Armstrong. सो सिंगल अमाइनो एसिड, 3.6 अमाइनो एसिड कंट्रीब्यूट्स टू 5.4 Armstrong. So single amino acid contributes to 1.5 Armstrong. आगे नहीं, राइट. अच्छा, ये हो गया वन इंफॉर्मेशन. अनदर इंफॉर्मेशन क्या है? ये जो अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फर्स्ट विथ फिफ्थ. फर्स्ट विथ फिफ्थ कैसे? इट्स बेसिकली सेज nth विथ n प्लस फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. This is the rule for hydrogen bond formation in case of alpha helix. So, अब देखो, to form hydrogen bond, this first and fifth, this is basically first, this is basically fifth. What will be the nature of these two amino acid? The nature of these two amino acids should be hydrophilic, right? This should be hydrophilic. Why? Because these two should be involved in hydrogen bond formation. So when you talk about alpha helix, please keep these things in your mind. First है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है फर्स्ट विथ n प्लस फोर्थ, इट्स बेसिकली फर्स्ट विथ फिफ्थ. So this first, fifth, 10th, 15th, 20th, like that, these amino acids should be hydrophilic in nature. This is first thing. Second thing, देखो यहाँ पे जो सिंगल टर्न है, अल्फा हेलिक्स का जो सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है. जैसे इन केस ऑफ डीएनए सिंगल टर्न, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर इन्वॉल्व? 10. सो यहाँ पे 3.6 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व. ओके, सेकंड थिंग, ये जो पिच है, पिच मतलब टोटल जो डिस्टेंस है सिंगल टर्न का 5.4 एमस्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो देखो 3.6 अमाइनो एसिड अगर 5.4 एमस्ट्रॉन्ग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सिंगल अमाइनो एसिड का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1.5 एमस्ट्रॉन्ग. यू प्लीज कीप इन माइंड. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखो, यहाँ पे और एक चीज देखो, जैसे हम लोग अल्फा हेलिक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आएगा?
फर्स्ट विथ फिफ्थ, राइट, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, मतलब देखो ये हो गया आपका एन टर्मिनल, ये था आपका सी टर्मिनल। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू द एक्सिस ऑफ अल्फा हेलिक्स, राइट, थ्रू द एक्सिस ऑफ अल्फा हेलिक्स, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया थ्रू द एक्सिस ऑफ अल्फा हेलिक्स, अब देखो ये जो रेड कलर जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन कलर, हाइड्रोजन बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, पैरेलल। देखो दीज आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल। बट यही चीज अगर आप डीएनए में देखो, राइट, यहां पे अगर डीएनए में देखो, दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट, ATGC, राइट, ATGC, CG, TA, AT, लाइक दैट, ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप थ्रू द सेंट्रल एक्सिस आप एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, यहां पे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए थे थ्रू सेंट्रल एक्सिस, यहां पे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। इन दिस केस द हाइड्रोजन बॉन्ड मींस द रेड कलर विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन कलर विल बी परपेंडिकुलर, राइट। अंडरस्टूड द डिफरेंस, अंडरस्टूड द डिफरेंस। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इन केस ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज पैरेलल, बट इन केस ऑफ डीएनए द सेंट्रल एक्सिस with respect to the hydrogen bond is purely perpendicular, right? So this is in case of DNA, this is perpendicular. In case of protein, I mean alpha helix, this is parallel. Okay, so please keep in mind. अच्छा, नेक्स्ट अल्फा हेलिक्स का एक छोटा भाई है जिसका नाम है 310 हेलिक्स। इसका एक बड़ा भाई भी है, ठीक है, जिसका नाम है पाई हेलिक्स। मैं बताऊंगा आपको। ये है बड़ा भाई, बिग ब्रदर, ये है स्मॉल ब्रदर। सेम थिंग, सेम। सी अल्फा हेलिक्स भी ऐसे दिखता है, 310 भी ऐसे दिखेगा, पाई हेलिक्स भी ऐसे दिखेगा, मतलब दिखने में एक ही जैसा है, बट नेचर विल बी अ बिट डिफरेंट। तो फर्स्ट थिंग प्लीज कीप इन माइंड, फर्स्ट थिंग क्या डिफरेंस है इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स। मैंने क्या बताया था आपको, इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, n with n+4। यहां पे क्या होगा, n with n+3। इसलिए मैंने आपको बोल रहा था छोटा भाई है। इन केस ऑफ पाई हेलिक्स इट विल बी n with n+5। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मान लीजिए अल्फा हेलिक्स है, यहां पे मान लीजिए 310 है, यहां पे मान लीजिए पाई हेलिक्स है, ठीक है। मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का बात कर रहा हूं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पे होगा n with n+4, यहां पे होगा n with n+3, यहां पे होगा n with n+5। यह है बड़ा ब्रदर, बिग ब्रदर, ठीक है। तो यह है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का रूल, ठीक है। फिर एक बार देख लो, इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स n with n+4, इन केस ऑफ 310 n with n+3, इन केस ऑफ पाई हेलिक्स n with n+5। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहां पे मैंने क्या बोल रहा था, इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स इन अ सिंगल टर्न कितना अमीनो एसिड इन्वॉल्व था, 3.6। यहां पे कितना अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, 3, ओनली 3 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है। अच्छा, तो यहां पे हर एक रेसिड्यूज, मतलब हर एक अमीनो एसिड इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स कितना एंगस्ट्रॉम कंट्रीब्यूट किए थे, कितना लेंथ कंट्रीब्यूट किए थे, 1.5। एंड इन दिस केस दिस विल कंट्रीब्यूट 2 एंगस्ट्रॉम। in case of 310 helix this will contribute 2 angstrom। okay, so please keep it in mind। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बीटा सेट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बीटा सेट। बीटा सेट का 2 है, एक है पैरेलल, एक है एंटी पैरेलल, एक है पैरेलल, एक है एंटी पैरेलल, राइट। अच्छा, यहां पे एक चीज देखो, ये जो पैरेलल है एंड एंटी पैरेलल है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर,
डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। ये जो एंगल है डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, this angle, if this angle is 180 degree, this hydrogen bond will be maximum stabilized. This is max stabilized. Okay. And अगर यहाँ पे ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, this is less than 180 degree, this is less stabilized. This is less stabilized. ठीक है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये एंगल अगर 180 डिग्री हो गया तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। अगर ये एंगल 180 डिग्री से थोड़ा कम हुआ, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को लेस स्टेबिलिटी मिलेगा, राइट। अब देखो पैरेलल वर्सेस एंटी पैरेलल। जो पैरेलल होता है, यहां पे देखो, ये जो पैरेलल हो रहा है, यहां पे डोनर हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टर, ये एंगल है 150 डिग्री, ये भी 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 है 150 डिग्री। So what I told, if it is less than 180 degree, this is less stabilized. So this is less stabilized. This comes in case of parallel beta sheet. And in case of anti-parallel beta sheet, देखो, anti-parallel beta sheet, देखो, donor hydrogen acceptor 180 degree, 180 degree, 180 degree, 180 degree, 180 degree. So this is maximum stabilized. So अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि can you tell me in between parallel and anti-parallel beta sheet, which one is more stable? Anti-parallel is more stable. Now if I ask you why is it so, why do you think so that anti-parallel beta sheet is more stable? Because you will say that in case of anti-parallel beta sheet, the donor hydrogen and acceptor, that angle is exactly 180 degree. इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है that becomes maximum stabilized. That's why anti-parallel beta sheet is more stable compared to parallel beta sheet. अब समझ में आया? देखो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऐसे होता है, देखो, ठीक है। मान लीजिए ए है एन टर्मिनल, ए है सी टर्मिनल, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होगा, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होगा, हम समझ में आ रहे हैं। बट इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। अब समझ में आया द डिफरेंस। तो इसीलिए जो बीटा शीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई रूल नहीं है। कौन सा रूल? जैसे अल्फा हेलिक्स में था एन विथ एन प्लस फोर्थ, 310 में था एन विथ एन प्लस 3, पाई हेलिक्स में था एन विथ एन प्लस 5 फिफ्थ, राइट। बट यहाँ पे ऐसे कुछ रूल नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ एंगल के बारे में बताया गया कि अगर ये जो डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये जो एंगल है, इफ दिस एंगल इज 180 डिग्री, देन द स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। इफ दिस डिग्री बिकम्स एनीथिंग लेस देन 180 डिग्री, दैट मीन्स इट विल बी लेस स्टेबलाइज्ड। ओके, अब देखो बीटा टर्न, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलता है। बीटा टर्न एक्चुअली होता क्या, पहले मैं दिखा रहा हूं बीटा टर्न क्या है। ये जो देखो, देखो, दिस इज द बीटा टर्न, दिस इज बीटा टर्न। ये जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है, दिस इज बीटा टर्न। सो बीटा टर्न एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं कि ये जो बीटा शीट है, दिस विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इसका जो टर्न है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है, बीटा शीट का जो डायरेक्शन है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बीटा टर्न्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा टर्न, व्हिच विल एक्चुअली डिटरमाइन व्हाट विल बी द द डायमेंशन ऑफ द बीटा टर्न्स, वेदर इट विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो, द टाइप ऑफ बीटा टर्न is basically determined by the dihedral angles of second and third amino acids. अच्छा, यहाँ पे generally 4 amino acids रहता है, amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3 and amino acid 4। यहाँ पे generally 4 amino acids होता है, right? and यहाँ पे जो 4 amino acids होता है, in that case there is hydrogen bond between first and fourth, hydrogen bond between first and fourth. It is unlike in case of alpha helix first with fifth,
मैं फिर से बता रहा हूं, देखो अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है अल्फा हेलिक्स में, फर्स्ट विथ फिफ्थ, यहां पे होगा बीटा टर्न में होगा फर्स्ट विथ फोर्थ। देखो यहां पे लिखा है दिस टर्न इज मेड अप ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स with a hydrogen bond between the hydrogen of the carbonyl oxygen of the first residue and the nitrogen of the amine group of the fourth residue. That means this is 1 with fourth, first with fourth. पर जनरली अल्फा हेलिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा हेलिक्स में हम लोग देखते हैं फर्स्ट विथ फिफ्थ, राइट। दिस इज बेसिकली आई मीन एन विथ एन प्लस फोर्थ इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स, बट यहाँ पे फर्स्ट विथ फोर्थ, ठीक है। अच्छा, तो बाकी जो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड है उसका क्या रोल है, अब यही मैं बता रहा हूं। द टाइप ऑफ बीटा टर्न इज डिटरमाइंड बाय द डायहेड्रल एंगल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अब यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड का ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा टर्न होगा। जनरली क्या होता है, जो टाइप 1 है, टाइप 1 में आप ये देखोगे जो सेकेंड अमाइनो एसिड है दिस इज बेसिकली प्रोलिन, दिस इज बेसिकली प्रोलिन। व्हाई? because it does introduce a sharp bend in the polypeptide chain। तो अगर हम लोग टाइप 1 का बात करते हैं, टाइप 1 में ये जो सेकेंड अमाइनो एसिड है, ये जो सेकेंड अमाइनो एसिड है दिस इज बेसिकली प्रोलिन इन टाइप 1, अंडरस्टूड। अगर आप मैंने टाइप 2 का बात करते हैं, यहां पे देखो, यहां पे जो C2 पोजीशन है, यहां पे जो प्रोलिन है, यहां पे देखो, यहाँ पे ये जो बीटा टर्न है these are always found in the surface of the proteins, they contain hydrophilic amino acids mainly and almost 30% of them also contain some proline at the C2 position. This also contains proline in type 2 and 60% of all beta turns have either aspartic acid or asparagine or glycine at their third position. तो यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे आपको मिलेगा एस्पार्टिक एसिड और एस्पाराजिन और ग्लाइसिन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन में आपको प्रोलिन ही मिलेगा, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, बट इन केस ऑफ टाइप 2 ये जो थर्ड पोजीशन है दिस विल बी बेसिकली एस्पार्टिक एसिड और एस्पारजिन और ग्लाइसिन, ठीक है। प्लीज यू हैव टू कीप इन माइंड दिस बेसिकली कम्स अंडर memory based questions, that's why I wrote some paragraph so that you can get some idea about the whole context, okay। नेक्स्ट पाई हेलिक्स, यस पाई हेलिक्स क्या है, अल्फा हेलिक्स का बिग ब्रदर। मैंने बोल रहा था आपको अल्फा हेलिक्स का बिग ब्रदर। अब देखो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है n विथ n प्लस फोर्थ, यहां पे क्या होगा n विथ n प्लस फिफ्थ, राइट। यहां पे n विथ n प्लस फिफ्थ, एंड यहां पे और भी कुछ डिफरेंस है, जैसे पिच है 5.2 एंगस्ट्रॉम इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स, in case of alpha helix the pitch was 5.4 Armstrong, right? In case of pi helix the pitch will be 5.2 Armstrong, right? And in case of alpha helix कितना अमाइनो एसिड था 3.6, यहाँ पे कितना अमाइनो एसिड है 4.4। देखो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, and I have kept all the information in a single slide so that your memory should be easier. I mean you can easily memorize all those things. Now I'll take you to that slide. Now देखो यहाँ पे देखो सारे चीजें, यहाँ पे एक डायमेंशन एनालिसिस कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अल्फा हेलिक्स, 310 हेलिक्स एंड पाई हेलिक्स, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल सकता है। नंबर ऑफ रेसिड्यूज पर टर्न, पर टर्न कितना अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है, अल्फा हेलिक्स में 3.6, 310 हेलिक्स में 3 एंड पाई हेलिक्स में 4.4। पिच 5.4 है अल्फा हेलिक्स में, 5.8 है 310 हेलिक्स में एंड 5.2 है पाई हेलिक्स में। रेडियस ऑफ हेलिक्स, ये जो रेडियस है, ठीक है। In case of alpha helix, this is 2.3 Armstrong. In case of 310, 1.9 Armstrong. In case of pi helix, it is 4.8 Armstrong. Finally, rise per residue, मतलब सिंगल अमाइनो एसिड कितना कंट्रीब्यूट करता है इसका लेंथ में। In case of alpha helix, 1.5 Armstrong. In case of 310 helix, 2 Armstrong. And in case of pi helix, 1.1 Armstrong.
हैव टू मेमोराइज फ्यू थिंग्स। व्हाई? अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, then you will understand what can be your nature of questions from here. Okay, so let us practice few questions. देखो ये मैंने यहाँ पे रख दिया फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। ओके, देखो सपोज ऐसे क्वेश्चन है कि एक पॉलीपेप्टाइड है, मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। एक पॉलीपेप्टाइड है जिसका लेंथ है 100 अमाइनो एसिड, जिसका लेंथ है 100 अमाइनो एसिड। ओके, एंड ए है पूरा अल्फा हेलिक्स में, ये है पूरा अल्फा हेलिक्स में, राइट। इट्स एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। अब देखो अगर इसका ये जो पॉलीपेप्टाइड, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, इस पॉलीपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है, 100 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व, राइट। तो इसका लेंथ कितना होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम, तो 150 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे कितना टर्न है, कितना टर्न है, 100 अमाइनो एसिड्स तो है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड में, 100 अमाइनो एसिड्स है, बट हाउ मेनी टर्न्स आर इन्वॉल्व। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, हर एक टर्न में यहाँ पे मान लीजिए ये कंप्लीट टर्न, यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, 3.6 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, राइट। तो अगर सिंगल टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, तो अगर यहाँ पे 100 अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं, तो कितना टर्न हो सकता है, 100 डिवाइडेड बाय 3.6, राइट। 100 अमाइनो एसिड डिवाइडेड बाय 3.6 अमाइनो एसिड, तो इतना होगा आपका नंबर ऑफ टर्न। अंडरस्टूड, दिस विल बी योर नंबर ऑफ टर्न। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरली, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो मान लीजिए मैं एक बोल रहा हूं, एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 9 kd। ओके, 9 kd है उसका मॉलिक्यूलर वेट, 9 kd है मॉलिक्यूलर वेट। यानी इस प्रोटीन के बारे में ये बताया जा रहा है कि पूरा प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स ओनली, पूरा प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। अब बताओ कितना टर्न है, प्रोटीन में कितना टर्न है, अल्फा हेलिक्स में कितना टर्न है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स है, पहले हम लोग देखेंगे इस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स है, देन बाकी सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है 9 किलो डाल्टन, मतलब 9000 डाल्टन, 9 किलो डाल्टन मतलब 9000 डाल्टन, राइट। यू कैन राइट 9000 डाल्टन। पहले हम लोग देख लेंगे यहां पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स है इस प्रोटीन में, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 110 डाल्टन, तो 9000 डिवाइडेड बाय 110, so roughly it will be something around 900, sorry 90, it will be 90, right? Yeah, a minute. It will be 90 रफली, मैं बता रहा हूं रफली। तो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड से, 90 अमाइनो एसिड्स, 90 अमाइनो एसिड से। तो अब देखो अगर ये जो पॉलीपेप्टाइड है यहाँ पे मैं बता रहा हूं 90 अमाइनो एसिड्स है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना टर्न है, इसमें कितना टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, 90 डिवाइडेड बाय 3.6, क्योंकि सिंगल टर्न में अगर 3.6 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, तो अगर टोटल लेंथ है 90, तो कितना टर्न होगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 3.6, अंडरस्टूड, उतना हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे you will calculate all those things, and in the last session of this, I mean in the last part of this whole session,
you will practice lot of more questions, more exciting questions, so that you will actually get to know what could be your expected questions in the exam. Okay, so let us go ahead. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या है, जब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जैसे चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, चाहे वो बीटा सीट हो, चाहे वो 3' हेलिक्स हो, पाई हेलिक्स हो, कोलाजन हेलिक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, प्रोटीन प्यूरिफाई करने के बाद प्रोटीन एक्टिव है या इनएक्टिव है वो जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर्ड हो गया या प्रोटीन का स्ट्रक्चर नेटिव में है, राइट। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है whether it is in native और ए डीनेचर्ड हो गया, क्योंकि अगर उसका स्ट्रक्चर नेटिव में है तभी उसका एक्टिविटी चेक करके कुछ फायदा मिलेगा, अगर उसका स्ट्रक्चर डीनेचर्ड हो गया तो उसका एक्टिविटी चेक करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा, राइट। तो हाउ विल यू कम टू नो द प्यूरिफाइड प्रोटीन इज नॉट डीनेचर्ड, हाउ विल यू कम टू नो दैट? यूजिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कंफर्मेशन एनालिसिस, राइट, जिसको हम लोग सीडी स्पेक्ट्रा बोलते हैं, सीडी स्पेक्ट्रा एनालिसिस। सीडी स्पेक्ट्रा क्या सीडी है? सर्कुलर डाइक्रोइज्म, राइट। तो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पिक ऐसे मिलता है। अगर प्रोटीन हुआ, प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड रैंडम कॉइल, these are the structured part of a protein. These are the alpha helix and beta sheet, mostly these are the structured part of a protein, and it looks like this exactly. Alpha helix will look like this, beta sheet will look like this, and random coil will look like this. ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आप एक प्रोटीन प्यूरिफाई किया, प्रोटीन प्यूरिफाई करने के बाद, ठीक है, प्रोटीन प्यूरिफाई करने के बाद आपको एक ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ऐसे सिर्फ ऐसे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोटीन इज डीनेचर्ड। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन अगर नेटिव में रहा, इन दैट केस यू विल सी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, क्योंकि दीज आर द टू पार्ट व्हिच इज एक्चुअली नोन एज स्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ अ प्रोटीन। कॉयल, लूप, these are unstructured part of a protein. These are the unstructured part. Unstructured मतलब प्रोटीन अनफोल्डेड हो गया, अनफोल्डेड हो गया। स्ट्रक्चर्ड मतलब प्रोटीन इज फुल्ली फोल्डेड कन्फर्मेशन, फोल्डेड मतलब नेटिव स्टेट, राइट। तो अगर प्रोटीन फोल्डेड कन्फर्मेशन में है, देन यू कैन एक्सपेक्ट द एक्टिविटी आउट ऑफ इट। अगर प्रोटीन अनफोल्डेड हो गया मतलब अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, तो वहां से आपको प्रोटीन एक्टिविटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत मेहनत करने के बाद एक प्रोटीन तो प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद किसी एक्टिविटी चेक करने से पहले, मतलब कौन सा एक्टिविटी, चाहे वो लिगैंड प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो कि नहीं, राइट, प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन, तो वो ऐसे बिठाने से पहले आप उसका पहले सीडी स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर लो। अगर सीडी स्पेक्ट्रल एनालिसिस में आपको अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट वाला ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब प्रोटीन इज परफेक्ट, सो यू कैन गो अहेड विथ प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट का नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आपका प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया, प्रोटीन अनफोल्डेड हो गया, यू बेटर प्यूरिफाई अगेन। अंडरस्टूड? ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? ये देखो, दिस साइड है बीटा शीट, ये है अल्फा हेलिक्स, ये आगे बीटा शीट, सो बीटा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा बीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों टर्न ऐसे हो गया, बीटा बीटा बीटा, दोनों एक साथ हो गया, तीनों एक साथ हो गया, राइट। यहाँ पे देखो अल्फा हेलिक्स, दोनों एक साथ है, और यहाँ पे आपका लूप हो गया, राइट। इस टाइप का और भी देखो कुछ फोल्ड है, इम्यूनोलॉजिकल फोल्ड, राइट, इम्यूनोलॉजिकल फोल्ड ऐसे। तो दीज आर ऑल नोन एज सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दीज आर ऑल नोन एज सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओके। अब देखो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, हाइड्रोपैथी प्लॉट। वो क्या है? हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है, दिस प्लॉट इज बेसिकली टू चेक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, ओके। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है तो मान लीजिए ये ऐसे है, तो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल,
अब देखो ये प्रोटीन मेम्ब्रेन को कितना बार क्रॉस किया, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम क्रॉस किया, राइट। तो मान लीजिए और एक एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ऐसे, ये कितना बार क्रॉस किया, 2 टाइम, राइट। तो चाहे वो 2 टाइम क्रॉस हो, चाहे वो 5 टाइम क्रॉस हो, जितना जितना बार वो क्रॉस करेगा, ये जो आपको हाइड्रोपैथी प्लॉट है, देखो इस प्लॉट का जो अपर पार्ट है दिस इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक एंड जो लोअर पार्ट है दिस इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक, राइट। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, अगर इस प्रोटीन if this protein traverse 2 times a membrane, so you will observe 2 peaks here, you will observe only 2 peaks here, it's like that, it will go like this, 2 peak 1 and 2, समझ में आया। अगर ये 5 मतलब 5 बार क्रॉस किया तो यहां पे आपको 5 पीक मिलेगा, वो भी हाइड्रोफोबिक रीजन पे, क्योंकि टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, since membrane is lipid rich, to cross the membrane the protein should be hydrophobic in nature, understood? So that's why यहां पे मान लीजिए एक प्रोटीन है जिसका नाम है बैक्टीरिया रोडोप्सिन, यहां पे कितना पिक मिला, 7 पिक मिला। इसका मतलब दिस बैक्टीरिया रोडोप्सिन प्रोटीन विल ट्रैवर्स द मेम्ब्रेन 7 टाइम्स, इट विल ट्रैवर्स द मेम्ब्रेन 7 टाइम्स, ठीक है, प्लीज इसको याद रखो। नेक्स्ट, अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब 3D स्ट्रक्चर्स। जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स का बात करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी या तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग को उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर जिसको बोलता है एटॉमिक रेजोल्यूशन, देखो एटॉमिक रेजोल्यूशन, एटॉमिक रेजोल्यूशन, आई एम श्योर you know that lower the resolution better is the clarity, you know it, right? And higher the resolution less is the clarity. Now as a teacher I will try my level best to make you understand what it means. अगर मैं आपको पूछूं कि can you explain, how can we explain that lower the resolution better the clarity, how do you explain? मैं आपको दिखा रहा हूं how to explain it। देखो मान लीजिए यहां पे 4 एटम है, A B C and D, ठीक है, 4 एटम, and the distance between each atom is 1 angstrom only, 1 angstrom, right, 1 angstrom, 1 angstrom, 1 angstrom and 1 angstrom। मान लीजिए you have determined the structure of this molecule, you have determined the structure of a molecule where the resolution is 2 angstrom, suppose the resolution is 2 angstrom। तो अगर यहां पे आपका जो रेजोल्यूशन है, आप जो स्ट्रक्चर डेवलप किया, इस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इस मॉलिक्यूल में 4 एटम है ABCD, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप डिटरमाइन किया विथ एन एटॉमिक रेजोल्यूशन 2 एंगस्ट्रॉम। इन दिस केस आपको सिर्फ दिखेगा A एंड C, यू विल ऑब्जर्व ओनली A एंड C। क्यों? क्योंकि ए सी का जो डिस्टेंस है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि कोई सेम स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन किया 1 एंगस्ट्रॉम रेजोल्यूशन में, अगर कोई सेम स्ट्रक्चर्स को 1 एंगस्ट्रॉम रेजोल्यूशन में डेवलप किया, डिटरमाइन किया, इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व ऑल A B C एंड D। व्हाई? क्योंकि ए बी का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, बी सी का 1 एंगस्ट्रॉम, सी डी का 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो क्या डिफरेंस है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, दोनों एटम का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए आपको ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा, सी भी दिखेगा एंड डी भी दिखेगा। एंड द पर्सन हु हैज डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर विद द 2 एंगस्ट्रॉम रेजोल्यूशन, ही कैनॉट सी बी, ही विल सी ओनली सी, आई मीन ए एंड सी, नॉट बी। तो उसमें बी दिखेगा ही नहीं, अंडरस्टूड। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जितना कम होगा रेजोल्यूशन उतना ही क्लैरिटी आएगा, आगे नहीं, उतना ही क्लैरिटी आएगा। इसलिए वी शुड ऑलवेज गो फॉर लेसर द रेजोल्यूशन। लेसर द रेजोल्यूशन मींस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड, व्हिच कैन बी डिटेक्टेड,
अंडरस्टूड? इसीलिए जितना कम होगा रेजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा उसका स्ट्रक्चर क्लैरिटी। ओके, अच्छा, तो जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो सी some multi-protein subunits, some multi-proteins with some subunits, like it can be like, homopolymer. As I told at the beginning, it can be homotetramer, heterotetramer, homodimer, heterodimer, कुछ भी, ये सारे चीज आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स या 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स दोनों में आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताऊंगा कुछ दूसरा चीज, प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ लिए, अब आ जाएंगे हम लोग प्रोटीन केमिस्ट्री पे। प्रोटीन केमिस्ट्री देखो, प्रोटीन सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। पहले आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है, मान लीजिए यहां पे आपने वाटर डाला, यहां पे भी आपका वाटर है, राइट? यहां पे आप शुगर ऐड किए हो एंड यहां पे आप सैंड पार्टिकल ऐड किए हो। आप दोनों को मिक्स करो, शुगर विथ वाटर एंड सैंड विथ वाटर, केस 1 केस 2, मतलब ग्लास 1 एंड ग्लास 2। ग्लास 1 में शुगर तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, ग्लास 2 में सैंड तो डिजॉल्व होगा ही नहीं। हाउ विल यू distinguish these two facts? How will you explain it that sugar can be easily dissolved in water, sand cannot be? How will you distinguish it? अब देखो क्या होता है, ये शुगर क्या है? सॉल्यूट, सैंड भी है सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूट को जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट विल ट्राई टू इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट। अब वो जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन फेवरेबल भी हो सकता है, इंटरैक्शन नॉन फेवरेबल भी हो सकता है। अगर वो इंटरैक्शन फेवरेबल हो गया, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन अगर फेवरेबल हो गया इन केस ऑफ शुगर एंड वाटर, दैट सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज नॉट फेवरेबल, सॉल्यूट विल नॉट बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? तो यहां से क्या पता चला आपको, प्रोटीन एक सॉल्यूट है, राइट? अगर प्रोटीन को आप वाटर में डिसॉल्व करना चाहेंगे, प्रोटीन हैज टू फॉर्म लॉट ऑफ फेवरेबल इंटरैक्शंस विद वाटर। इफ प्रोटीन फॉर्म्स लॉट ऑफ फेवरेबल इंटरैक्शंस विद वाटर, प्रोटीन विल बी डिसॉल्व इन वाटर। इफ प्रोटीन डज नॉट फॉर्म एनी फेवरेबल इंटरैक्शंस विद वाटर, इट कैनॉट बी डिसॉल्व इन वाटर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटीन वाटर इंटरैक्शंस, which part of protein may interact with water? This has to be hydrophilic amino acid, right? This cannot be hydrophobic amino acid because hydrophobic amino acids will never interact with water. तो जब हम लोग प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तब प्रोटीन का कौन सा चीज आपको दिमाग में आएगा? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, बिकॉज हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स विल एक्चुअली इंटरैक्ट विथ वाटर, राइट? तो जब हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड विल इंटरैक्ट विथ वाटर, इफ इट इंटरैक्ट्स विथ वाटर, प्रोटीन कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड. If there are more hydrophobic amino acids, it will never interact with water, so protein will not be dissolved in water, right? तो यहां पे आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। अब पूरा जो बैकग्राउंड है समझ में आ गया। अब देखो यहां पे क्या है, हम लोग प्रोटीन सॉल्युबिलिटी वर्सेस उसका जो पीएच है, उसका एक ग्राफ ड्रॉ किए। उस ग्राफ में आपको क्या पता चल रहा है, ये जो पॉइंट है which is nothing but isoelectric point, यहां पे प्रोटीन सॉल्युबिलिटी है 0. This side or this side you will get some protein solubility, right? चाहे this side हो, चाहे this side हो, चाहे this side हो, चाहे this side हो, this side हो, चाहे this side हो. अच्छा, ये लेफ्ट राइट साइड क्या है? देखो, ये है आपका पीआई, राइट? ये आपका पीएच 0 to 14, पीआई मान लीजिए 5 है, फॉर एन एग्जाम्पल पीआई पे 5. अब पूरा जो पीएच स्केल है उसको डिवाइड कर दो, पीएच लेस देन पीआई, दिस साइड पीएच ग्रेटर देन पीआई.
दोनों साइड में मैंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। तो जब पीएच पीआई से कम होगा, जब पीएच पीआई से कम होगा तो चार्ज विल बी पॉजिटिव। वाई? पीएच लेस का क्या मतलब है? मोर प्रोटॉन, प्रोटोनेटेड। तो जब पीएच होगा पीआई से कम, दिस कंडीशन विल बी प्रोटोनेटेड, दैट्स व्हाई इट विल बी चार्ज विल बी पॉजिटिव। व्हेन पीएच इज मोर देन पीआई, pH is more, that means proton concentration will be less, it will be deprotonated, so charge will be negative, charge will be negative. So अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, देखो आइसोलेटेड पॉइंट का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दिस साइड चार्ज विल बी पॉजिटिव, दिस साइड चार्ज विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? अब देखो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इसका मतलब चाहे प्रोटीन कैटायनिक हो या एनायनिक हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी सॉल्युबलाइज्ड। मतलब प्रोटीन का कंडीशन चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो, इन बोथ कंडीशंस प्रोटीन विल बी सॉल्युबलाइज्ड। बट इफ अ प्रोटीन कैरीज नेट चार्ज जीरो, आइसोलेटेड पॉइंट मतलब क्या? नेट चार्ज जीरो। अगर उसका नेट चार्ज जीरो हुआ देन द सॉल्युबिलिटी विल बी जीरो। व्हाई? नाउ देखो, मैं आपको जो यहां पे प्रीएम्बल बताया था, अगर प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व होना है तो प्रोटीन हैज टू इंटरैक्ट विद द वाटर, राइट? चाहे वो एनायनिक ग्रुप हो चाहे वो कैटायनिक ग्रुप हो, प्रोटीन का दोनों कैन इंटरैक्ट विद वाटर, दैट्स व्हाई प्रोटीन विल बी डिसॉल्व इन वाटर। अगर मान लीजिए कि प्रोटीन का कंडीशन ऐसे हुआ जहां पे उसका खुद का चार्ज जीरो है, अगर प्रोटीन का खुद का चार्ज जीरो है, देन हु विल इंटरैक्ट विद वाटर? देयर इज नो वन, देयर इज नो वन टू इंटरैक्ट विद वाटर। So that's why I told so many times, if a protein fails to interact with water, that means if there is no favorable interaction between solute and solvent, solute will never be dissolved in the solvent. That's why protein will not be dissolved, so solubility will be zero, least solubility. Understood? तो बस ये जो ग्राफ है इसको प्लीज याद रखो कि आइसोलेटिक पॉइंट में प्रोटीन का solubility सबसे कम होता है, सबसे कम होता है प्रोटीन का solubility when the protein will reach to its isoelectric point. So please remember this point. This will help you in solving many questions. Okay? अब देखो, ये जो solubility ग्राफ है, अगर आप प्रोटीन को डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दियो, अगर प्रोटीन को डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दियो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, एमोनियम सल्फेट हो या पोटेशियम सल्फेट हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो आयनिक स्ट्रेंथ है, आयनिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट? आयनिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज करो। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, अमोनियम सल्फेट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। देखो क्या होता है यहां पे, जब इसका आयनिक स्ट्रेंथ को आप थोड़ा इंक्रीज करो, मतलब इनिशियल स्टेज, देखो इसका जो सॉल्युबिलिटी है दिस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब देखो यहां पे मैंने कलर चेंज कर रहा हूं, यहां पे जब आप इंक्रीज कर रहे हो और ज्यादा, then solubility is decreased, right? तो ये दो पार्ट हो गया, इनिशियल एंड मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ एंड हायर स्ट्रेंथ। इनिशियल स्ट्रेंथ को बेसिकली बोलते हैं सॉल्टिंग इन, ये जो हायर स्ट्रेंथ है इसको बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। अब सॉल्टिंग इन कब होता है? इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन केस ऑफ अमोनियम सल्फेट। सॉल्टिंग आउट कब होता है? जब हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द अमोनियम सल्फेट, ठीक है? अच्छा, जब स्मॉलर कंसेंट्रेशन है या लोअर कंसेंट्रेशन है, इससे क्या होता है? प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। देखो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड। हायर कंसेंट्रेशन में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड, राइट? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड। अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज का क्या मतलब है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास दो प्रोटीन है, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है 40 किलो डाल्टन, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है 40 किलो डाल्टन, दोनों का आइसोलेटिव पॉइंट है 6.7, ठीक है? आपको प्यूरिफाई करना है ए, बी को हटाना है। हाउ विल यू एलिमिनेट बी फ्रॉम ए? हाउ विल यू एलिमिनेट बी फ्रॉम ए? दोनों मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, आइसोलेटिव पॉइंट भी सेम है, ठीक है? या तो अगर आइसोलेटिव पॉइंट मान लीजिए, आप शायद सोच रहे हो सर ऐसा कैसा हो सकता है कि दोनों एकदम सेम बराबर है, राइट? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं।
थोड़ा चेंज कर देते, मान लीजिए है 6.6, तो आपको क्या लगता है 6.6 एंड 6.7 बहुत डिफरेंट है वो, तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी यू विल एलिमिनेट बी फ्रॉम ए? यू कैन नॉट। 6.6 एंड 6.7 बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, यू कैनॉट एलिमिनेट बी फ्रॉम ए। 6.7 and 6.6 are very close, right? So in this case, what you can do, you can take the help of ammonium sulfate, you can take the help of ammonium sulfate to precipitate B, right? Salting out of B, B should be salted out, A should remain in the solution, so that eventually you will eliminate B from A. आप समझ में आ रहे हैं एमोनियम सल्फेट का क्या सिग्निफिकेंस है? एमोनियम सल्फेट को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जिसको एलिमिनेट करना है उसको प्रेसिपिटेट करो, जिसको प्यूरिफाई करना है उसको सॉल्यूशन में रख दो। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपको सुपरनेटेड मिलेगा एंड पिलेट मिलेगा, राइट? ये जो पिलेट पार्ट है दिस इज बेसिकली इनसॉल्युबल, राइट? दिस इज बेसिकली इनसॉल्युबल, सो दिस कैनॉट बी प्यूरिफाइड, एंड ये जो सॉल्युबल पार्ट है this is basically supernatant, right? Supernatant. So the protein which will come in the supernatant, only that can be purified, and the protein which will come in the pellet you cannot purify that. Understood? तो इसीलिए जब ए बी का ऐसे एग्जांपल आ गया, सिचुएशन आ गया, बी को अगर आपको हटाना है तो यू प्लीज मेक प्रेसिपिटेशन ऑफ बी, लेट ए रिमेन इन द सॉल्यूशन, so that eventually you will eliminate B from A. Understood? So this is the way how you use ammonium sulfate precipitation. Okay. अच्छा, उसका जब मैंने बात कर रहा था अमोनियम सल्फेट, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, पोटेशियम सल्फेट हो, और भी कुछ सॉल्ट था, राइट? इसको एक सीरीज आता है जिसको बोलते हैं हॉप मिस्टर सीरीज। तो हॉप मिस्टर सीरीज क्या है? हॉप मिस्टर सीरीज है ये जो सॉल्ट हम लोग यूज कर रहे थे, सॉल्ट का एबिलिटी, the ability of a salt, whether it can help in salting in or salting out, based on their ability, there is a series. There is a series. So this series will actually tell you their ability to salting out or salting in those, the proteins. Okay. So look at this. So there are basically two category, one for cationic species, another for anionic species. So this is for anionic species, this is for cationic species. So you will see fluoride and sulfate almost same, they have highest ability to salt out protein. Same way ammonia will have highest ability to salt out protein. That's why it is ammonium sulfate. That's why it is ammonium sulfate which is chosen ahead of all other salts to salt out proteins. So in salting out experiment we actually use ammonium sulfate. That's why this is actually known as ammonium sulfate precipitation of protein. Okay? अच्छा, अब देखो जो मैंने बोल रहा था आपको कि हाउ विल एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए दो प्रोटीन है, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी, राइट? तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 4, इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 5, राइट? एंड मैं आपको बोल रहा हूं आपको बी को रखना है टू रिटेन, ए को टू एलिमिनेट। ओके, अब देखो मैंने क्या बोल रहा हूं, यू आर डीलिंग विथ टू प्रोटीन्स ए एंड बी, ए का आइसोलेटेड पॉइंट है 4, बी का आइसोलेटेड पॉइंट है 5, यू विल रिटेन बी, तो यू विल एलिमिनेट ए। तो कौन सा पीएच आप चूज करोगे? द पीएच विच विल हेल्प इन रिटेनिंग बी एंड एलिमिनेटिंग ए। तो मैंने क्या बोल रहा था आपको, व्हाट डू मीन बाय एलिमिनेशन? व्हाट डू मीन बाय एलिमिनेशन? देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर ए आया यहाँ पे एंड बी आया यहाँ पे, मतलब ए आएगा आपका पिलेट में, बी आएगा आपका सुपरनेटेंट में, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए आएगा पिलेट में, बी आएगा सुपरनेटेंट में, सो दैट यू कैन एलिमिनेट ए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ए। तो आपको क्या करना है, ए को पिलेट आउट करना है, मतलब ए को सॉल्टिंग आउट करना है, राइट? तो बी को रखना है सुपरनेटेंट में, राइट? तो अब देखो दोनों का आइसोलेटेड पॉइंट ऐसे ऐसे। अब बताओ
कि अगर ए को आपको हटाना है, मतलब ए का सॉल्युबिलिटी आपको लीस्ट करवाना है, ए का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होना है, राइट, इनसॉल्युबल करना है, तो कौन सा पीएच चूज करना है, उसका जो आइसोलेटिव पॉइंट है। तो ए का आइसोलेटिव पॉइंट कितना, 4। तो अगर इफ यू ट्रीट दिस होल सिस्टम एट pH 4, देन व्हाट विल हैपन एट pH 4। नाउ देखो, अब अगर आप pH 4 का बात कर रहे हो, pH 4 में ए विल हैव लीस्ट सॉल्युबिलिटी, बट व्हाट विल हैपन टू बी का अगर pH 4 का मैं बात करता हूं, यहां पे सॉल्युबिलिटी इतना है, इसका सॉल्युबिलिटी देखो, ये तो एक पर्टिकुलर pH है 4, ये है 5, तो 5 में इसका सॉल्युबिलिटी 0 है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं बी को आपको रखना है, ए को हटाना है, तो जिसको हटाना है उसका आइसोलेटिव पॉइंट का pH कितना है वो देखो। तो किसको हटाना है, ए को हटाना है, तो उसका आइसोलेटिव पॉइंट कितना, 4, तो उसको 4 में ट्रीट करो, 4 में ट्रीट करने से इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 4, तो इसका सॉल्युबिलिटी आ जाएगा 0, राइट। सो टू रिटेन बी यू हैव टू यूज pH 4, अंडरस्टूड। अब देखो प्रोटीन फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी, इनमें क्या रिलेशन है मैं आपको बता दूं। देखो, प्रोटीन जनरली कहां बनता है, राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन बनने के बाद इमीडिएटली प्रोटीन अंडरगो एनर्जी मिनिमाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय एनर्जी मिनिमाइजेशन, देखो क्या होता है, ए एक मॉलिक्यूल, ए है इनिशियल मॉलिक्यूल, ए है फाइनल मॉलिक्यूल, राइट, इनिशियल, ए है फाइनल। ये जो प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस इट विल रिलीज एनर्जी, क्यों, अब देखो मॉलिक्यूल के पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही अनस्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूल के पास जितना कम एनर्जी रहेगा उतना स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो मैंने कंसेप्ट बता रहा हूं आप शायद ड्यूरिंग एग्जाम you may forget it, right, but the example I'm going to say I'm 100% sure you'll never forget it। देखो, जब आप लेक्चर सुन रहे हो, I don't know whether you are with good lunch or good dinner, okay, I don't know, so if just you assume you have a good lunch, if you have a good lunch you have energy, right, you can do so many things, but let's say you are feeling hungry, if you are feeling hungry you will be stable only, you will not do so much thing, right। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर आप लंच करके बैठे हो या तो डिनर करके बैठे हो, राइट, आपके पास एनर्जी है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, सो व्हेन यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स बेसिकली यू आर बिकमिंग अनस्टेबल, you understood, so instability comes from more energy because you had good lunch, you have good dinner, that's why you got energy, so the moment you got energy you will try to utilize that energy, right, so when you are trying to utilize that energy you are basically becoming unstable, so instability comes from more energy, got my point। think in a different way, let's say you are feeling hungry, आप लास्ट 2 घंटे से नहीं खाए हो, राइट, so you will not do so much thing, right, अगर if you are feeling hungry you will simply sitting quiet because you are becoming stable, so stability comes from less energy, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप 2 घंटे पहले खाए हो, 3 घंटे पहले खाए हो, राइट, आपके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम है, इसीलिए आप स्टेबल हो, सो आप स्टेबल हो बिकॉज आपके पास एनर्जी कम है, so if you have less energy you will be more stable, if you have more energy you will be more unstable, understood, so same thing is applicable to molecule, so when a molecule is synthesized in ribosome it needs to be stable, how will it be stable, it has to release all the energy, if it releases all the energy it will be stable, that's why energy minimization is a process which is involved for stability, right, so ये जो फाइनल आप देख रहे हो this is basically energy minimization, energy is released, look at this, energy is released, ठीक है, अगर एनर्जी गेन किया तब ये फिर अनफोल्डेड हो जाएगा, अनफोल्डेड मतलब डीनेचर्ड, अगर एनर्जी घटा दिया इट विल कम टू नेटिव स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट, अंडरस्टूड, एंड बीच का एक स्टेट आता है उसको बोलते हैं मोल्टेन ग्लोब्यूल, so molten globule is a state which is basically in between, middle step, right, unfolded and folded दोनों का बीच में आता है molten globule, तो ये जो नेटिव स्टेट है this is folded step, this is folded state, ठीक है,
और ये है अनफोल्डेड स्टेट, मतलब डिनेचर्ड स्टेट। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे थ्योरी दिए थे पहले, राइट, कि प्रोटीन फोल्डिंग, देखो प्रोटीन बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल होता है, चाहे उसमें 2 से अमीनो एसिड हो, चाहे 3 से अमीनो एसिड हो, 4 से अमीनो एसिड हो, काफी प्रोटीन तो और भी बहुत बड़ा है। एंड इन एडिशन टू दैट there will be proteins which will be active in dimeric state, trimeric state, tetrameric state, so many subunits will be there। तो जब हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग की बात करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है जो ऐसे बोलते हैं कि हाँ प्रोटीन फोल्डिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस and they have given lot of theory that it may take this many time, it may take this many time। why? because they may think, देखो हम लोग जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब क्या है, एक प्रोटीन जो कि अनफोल्डेड है, जब वो सिंथेसिस हुआ, पहले सिंथेसिस होने के बाद उसको फोल्डिंग स्टेट में आना है, राइट। तो जब प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट से फोल्डिंग स्टेट पे आ रहे हैं, इन दैट केस द थ्योरी सेज each and every peptide bond, like 5 bond, 5 bond, 5 bond, 5 bond, I mean dihedral angle, they may adopt any secondary structure conformations, right? They may adopt any secondary structure conformations। So in that case, ideally it should take a huge amount of time to come to a native state। मतलब अनफोल्डेड से अगर फोल्डेड स्टेट में आ रहे एक प्रोटीन, इट विल टेक ह्यूज टाइम, ह्यूज मतलब ह्यूज, beyond of your imagination। just look at it। so let's say there is a polypeptide, it says, which contains 101 amino acids, a polypeptide which contains only 100 amino acids। यहां पे कितना कंफर्मेशन हो सकता है इस 100 अमीनो एसिड, 101 अमीनो एसिड्स में कितना कंफर्मेशन हो सकता है? 3 to the power 100 कंफर्मेशन हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय दिस कंफर्मेशन? व्हाट डू मीन बाय दिस कंफर्मेशन? नाउ अभी मैं बता रहा हूं, देखो अगर ये जो ईच बॉन्ड, फॉर एन एग्जांपल ए बी एंड सी, यहां पे 3 अमीनो एसिड्स है, ए बी एंड सी, राइट। तो मान लीजिए ये जो कनेक्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो कनेक्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड है, कनेक्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड मान लीजिए 3 कन्फर्मेशंस में एडॉप्ट कर सकता है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड, अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड एंड लेट्स से बीटा शीट पैरेलल, 3 कन्फर्मेशंस, राइट। तो अगर ऐसे आप कंसीडर किए हो कि हर एक अमीनो एसिड, ये देखो ईच बॉन्ड कनेक्टिंग 2 consecutive रेसिड्यूज हैज ओनली 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ऐसे मान लिया कि ये जो हर एक पेप्टाइड बॉन्ड है connecting 2 consecutive amino acids, if these can adopt only 3 configurations, only 3, in this case the whole 101 amino acid will actually have 3 to the power 100 number of conformations, 3 to the power 100 number of conformations। so this will be basically 5 into 10 to the power 47 conformations। it's huge। now look at this, the beauty says that now if we consider each conformation takes only 10 to the power 13 per second, only 10 to the 13 per second, only 10 to the 13 per second। अगर single confirmation takes 10 to the power 13 per second only, then this will take a time period of 10 to the power 27 years। मतलब एक अनफोल्डेड प्रोटीन से फोल्डेड प्रोटीन होने के लिए उसको 10 to the power 27 years टाइम चाहिए, which is absolutely not possible, right? आपको लगता है एक प्रोटीन अनफोल्डेड से फोल्डेड स्टेट आने के लिए 10 to the power 27 चाहिए, 27 years चाहिए? दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। सो इसका मतलब है ये जो प्रोसेस बताया, प्रोटीन फोल्डिंग का जो प्रोसेस बताया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस कैनॉट follow this theory। now the question is, so this whole thing is actually known as Leventhal paradox, Leventhal paradox। so he basically proposed that protein folding process never follows in this way। so how does protein folding process occur? now I'll tell you। protein folding process actually occurs due to sudden collapse। it's like, let's say suppose this is a protein, right? it's like this, like that। so because of sudden collapse, whole protein will be folded। I'll give you another funny example, you will understand the whole thing। कुछ दिन पहले नोएडा में एक जो ट्विन टावर था उसको गिराया गया था, शायद बहुत लोग
उसको लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, राइट? सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। अब मान लीजिए ऐसे कंसिडर करो कि टोटल ट्विन टावर में 10 lakhs ब्रिक है, 10 lakhs ब्रिक है, आपको उसको तोड़ना है। तो अगर आप ऐसे कंसिडर करो कि हर एक ब्रिक ब्रेक करने के लिए लेट्स से 1 मिलीसेकंड टाइम चाहिए, तो 2 मिलियन मतलब 10 लाख ब्रिक है, तो 10 लाख इंटू दिस मेनी सेकंड, तो कितना मिनट कितना आवर होना लगना चाहिए था उसको ब्रेक करने में, राइट? बट एक्चुअली उसको कितना टाइम लगा? बस कुछ ही सेकंड लगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है? सडन कोलैप्स। प्रोटीन फोल्डिंग हैपेंस एग्जैक्टली इन द सेम वे, सडन कोलैप्स। इट डजंट फॉलो दिस रूल। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, इस प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में और भी एक बहुत सारे चीज है, बहुत सारे एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं एनफिन्सेंस एक्सपेरिमेंट। ओके, अच्छा यहां पे क्या है देखो, अब हम लोग 2022 पे हम लोग जानते हैं कि सिस्टीन is responsible for disulfide bond formation, you know. And in 2022, I mean currently, we know that for a protein to have its activity, protein should be in folded form. अगर प्रोटीन अनफोल्डेड हो गया, it cannot give you activity, right? हम लोग जानते हैं। तो इस सिचुएशन पे अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं, आपको शायद ये लग रहे होंगे कि सर ये कितना सिंपल सा चीज है। सबको पता है कि प्रोटीन को अगर एक्टिविटी अगर दिखाना है तो प्रोटीन शुड बी इन फोल्डेड फॉर्म, इट शुड नॉट बी अनफोल्डेड फॉर्म, राइट? बट यू थिंक अबाउट एनफिन्सेंस टाइम, so many decades before, when nothing was developed, when nothing was known, whether the folding thing matters or not, whether unfolding thing matters or not, during that time, scientist Anfinsen did a classic experiment, which is still known as one of the classic experiment in life science history. We'll talk about it. You'll see. This experiment is so simple. This experiment is nothing big thing. It is so simple. But during that time, when there was nothing known to the scientist community, whether a folding state will actually give you protein activity and unfolded state will give you no activity. When this thing was not known, and he was the first person who introduced this with a very classic example, and in exam like IIT CSIR and GET, you will definitely get questions from this experiment, because these are the classic experiment. You should know all those things, right? So now let us understand this. See, there is an enzyme called ribonuclease A. There is an enzyme called ribonuclease A. So when that ribonuclease A was sequenced, they came to know there was a presence of 8 cysteine molecule. 8 cysteine molecule, right? So which was catalytically active. This enzyme was catalytically active. So Professor Anfinsen, the scientist Anfinsen, he anticipated during that time that if I could disrupt the cysteine disulfide bond, he anticipated that if I could disturb the cysteine disulfide bond, protein's activity may be hampered. He anticipated that. Now, to disturb that, what he added? He added beta markup to ethanol, because beta markup to ethanol is known to break disulfide linkage. So he added beta markup to ethanol, and to denature the protein, he added urea also. So urea will help to denature the protein, and beta markup to ethanol will help to break the disulfide bond, right? So he basically broke the disulfide bond. So all the disulfide bonds are broken and the protein got unfolded because it got denatured. Now at this condition C, the protein become inactive. Understood? The protein become inactive. See, these are the disulfide, the cysteine, these are not linked. Here it was linked. Understood? Now what he did, now see the classic experiment. This is so interesting, so beautiful. Look at this. So slowly what he did, he withdrew the urea. So what will happen? If you take the urea out, so protein will be folded, right? Protein will be folded. See, minus urea means what? Minus urea means what?
if you take the urea out, protein will be renatured again. So protein will be renatured. See, when the protein was renatured, similar structure, it got its activity back. It got its activity back. Now look at it in the other way. Urea was present, but he took the beta marker ethanol out. So the moment he took the beta marker ethanol out, then what will happen? The disulfide bond will be back. Disulfide bond will be back, but since urea is still present, so it will be unfolded, right? So that's why it will be inactive. Understood? Still it will be inactive. So that means what was his conclusion? To have its activity, you have to have both folded form, you have to have all the disulfide intact. So what he did, he again from this stage, since he added urea, so he withdrew urea. So since he took out the urea exposure, so it will be again folded, because if you treat with urea, protein will be denatured, means unfolded. So if you take the urea out, it will be again folded. So it got folded and again it got the activity back. Understood? How classic example. And at this time, I'm telling you 100% sure, at this time, those who are listening to me, you will be thinking, sir, what is the big deal in this experiment? This is so simple, right? Yes, this looks so simple right now, but you think during that time, exact year I don't know, I don't remember, but if you think during that time when this statement was not known, whether the protein's folding is so important for protein's activity, when this statement was not known, during that time Professor Anfinsen, he anticipated and he worked on ribonuclease A and he was credited like anything. So since then, Anfinsen's experiment is a classic example for protein folding, and it's for its ability to prove that yes, folding state is so important for protein's function. Okay. Now we will analyze question. Now this is the time for question analysis, right? So let us go ahead. First question, देखो. In an alpha helical polypeptide, the backbone hydrogen bonds are between NH of N and CO of N plus 4, CO of N and NH of N plus 3, CO of N and NH of N plus 4, NH of N and CO of N plus 3. First, for alpha helix, N with N plus 4, right? So please delete this and this, because N plus 3 is mentioned here, right? We are talking about alpha helix. Now, so you have only this and you have only this. Now look at this, NH of N and CO. So if you write like this, NH and CO, and in this case, CO, NH, right? In this case, CO of N and NH of N plus 4. So which one will you go ahead? This is NH of N, this is NH of N and CO of N plus 4, and this is CO of N and NH of 4. This will be correct, because we consider generally N terminal to C terminal, right? Because in majority of the cases we consider N terminal to C terminal. Now the thing is, the first one is also correct if you consider C terminal to N terminal. Now the problem is, I'll tell you, the problem is, see, there is something which is universally taken. For an example, I'll give you an example. If you talk about DNA, you tell me, if I talk about DNA, will you consider double strand or single strand? Tell me honestly. You have to consider double strand. Even though single stranded DNA is present, it is available. Still, if nothing is mentioned, you have to consider double stranded DNA. Same thing for protein. When you talk about protein, even though I explained at the beginning, both N terminal to C terminal and C terminal to N terminal, both are available. Still, since nothing is mentioned here, we will consider N terminal to C terminal. That's why we will go ahead with this. Understood? We will go ahead with this because this was not mentioned. It can be C terminal to N terminal. This was not mentioned. That's why we consider N terminal to C terminal. This is the majority of the cases we talk about. Like
when nothing is mentioned, we consider double stranded DNA, even though we know single stranded DNA is present. Similarly, we will consider this also, right? So first one answer will be C. Okay, as I told. Next, question number 2. देखो, glycophorin having one highly hydrophobic domain is able to span a phospholipid bilayer membrane only. अगर इसके पास एक हाइड्रोफोबिक डोमेन है, अगर इसके पास एक हाइड्रोफोबिक डोमेन है, so in in hydropathy plot, how many peak will it give and how many times it will traverse the membrane? Of course, it will travel only one. This is so simple, right? This is so simple. It will travel only one. Yeah, it will travel only one. Next, देखो क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे क्या है? An alpha helix in a peptide or a protein is characterized by a hydrogen bonds and characteristics dihedral angles. Choose the right combination. Okay. So when you are talking about alpha helix, यहाँ पे देखो सेम चीज, alpha helix का दोनों फॉर्म हो सकता है, चाहे राइट हैंडेड हो चाहे लेफ्ट हैंडेड हो, राइट? अच्छा, बट यहाँ पे जैसे वो मेंशन नहीं किया, कौन सा हेलिक्स है वो मेंशन नहीं किया, राइट? तो हम लोग कौन सा हेलिक्स कंसीडर करेंगे? राइट हैंडेड. सो दिस इज बेसिकली, देखो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, मतलब फाई एंड साई बोथ शुड बी नेगेटिव, राइट? तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फाई एंड साई दोनों नेगेटिव कौन सा ऑप्शन में है. अच्छा, दोनों नेगेटिव है इस ऑप्शन में, दोनों नेगेटिव है ए ऑप्शन है, दोनों नेगेटिव इसमें नहीं है, दोनों नेगेटिव इसमें भी है. ओके, तो सी को तो हम लोग पहले एलिमिनेट कर दिया, सी को हम लोग पहले एलिमिनेट कर दिया. ओके फाइन, दैट्स नॉट एन इशू. तो बाकी हम लोग को चीज देखना है कि इसका जो डायहेड्रल एंगल है वो कौन से में क्या हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल के हिसाब से. यू डोंट कंसीडर सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल, विल कंसीडर एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, राइट? तो अगर हम लोग एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल के हिसाब से देखेंगे तो देखो फर्स्ट लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एमाइड सीओ ऑफ द रेसिड्यू 1. एमाइड सीओ का मतलब क्या है? NH CO, ये जो फर्स्ट रेसिड्यू है विथ देन एमाइड NH. देखो एमाइड NH ऑफ द I+4, राइट? ये जो है एमाइड, यहां पे भी होगा, राइट? तो यहां पे लिखा है कि एमाइड CO, मतलब ये जो पार्ट है विथ दिस पार्ट, मतलब दिस विथ दिस. देखो मतलब बेसिकली कार्बोनिल ऑक्सीजन विथ एमाइड हाइड्रोजन, राइट? कार्बन, देखो एमाइड CO जो है, ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एमाइड हाइड्रोजन, बट विथ हुम? फर्स्ट रेसिड्यू विथ द I+4, मींस फर्स्ट विथ फिफ्थ, राइट? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट N टर्मिनल टू C टर्मिनल, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट N टर्मिनल टू C टर्मिनल. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट वन, this is just amide NH of the residue 1 with amide CO. This is just opposite. This reflects C terminal to N terminal. देखो ये भी एक्चुअली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग जो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो जनरली वी कंसीडर N टर्मिनल टू C टर्मिनल. जैसे मैंने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बता रहा था आपको, जब डीएनए के बारे में हम लोग बोलते हैं जनरली वी कंसीडर डबल स्ट्रैंड. इफ यू कंसीडर सिंगल स्ट्रैंड दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड. Same thing when you write protein, by default you write N terminal to C terminal. If we should consider C terminal to N terminal, that has to be mentioned in the questions, right? So that will be your correct answer. Understood? Okay, yeah, देखो the first one will be correct. All right, the first one will be correct. Next, question number 4. देखो, in a 30 residue peptide, the dihedral angles phi and psi have been determined by one or more methods. When their values are examined in the Ramachandran plot, it is not possible for phi and psi values to be distributed in the helical as well as beta sheet region. No, why it is not possible? Of course it is possible. It is possible that the phi and psi values are all in the helical region, although the circular dichroism spectral studies indicate beta sheet conformation. Yes, of course, this can be possible. Possible to conclude that the peptide is composed of entirely D amino acid. No. Not possible to conclude if the peptide is entirely helical or entirely in beta sheet conformation. This is also wrong. Okay.
Here it says not possible. Yes, of course this is possible. So this is also wrong. तो यहाँ पे ये जो second option है that will be correct. Understood? ये भी बहुत important question है. देखो, yeah, answer 2 will be correct. Next, question number 5. देखो, a strong peptide bond is present in arginine and aspartic acid. There is a strong peptide bond present between arginine and aspartic acid. Now, this bond will be weak if arginine is being replaced by, देखो, arginine is basically positively charged. Aspartic acid is basically negatively charged. Now, if this bond needs to be weak, then this should be replaced with some negatively charged amino acid. Because negative repulsion, the bond strength will become weak, isn't it? So let's see which one is negative. Glutamic acid, lysine, histidine, yes, only this, because this is the one which is negatively charged. Understood? Because see, the bond between arginine and aspartic acid is very strong because it is positive and negative. Now, if you replace arginine with some different amino acids, which will make this bond, weak, that means this positive should be replaced with negative, because negative repulsion, the bond strength will become weak. Okay? Yeah, this will be glutamic acid. Next, question number 6. देखो, you are working in a protein biochemistry lab. You are trying to purify protein B from a contaminant protein A. The pI of A and B are 4.2 and 5.2 respectively. So, B and A, pI of A is 4.2, pI of B is 5.2. This is their pI values, right? And the question is, which of the following pH will you prefer to purify your protein of interest? Which of the following will you prefer to purify your protein of interest? Okay, first you tell me, you are trying to purify protein B. Fine. So B to be retained, right? Contaminant A to be eliminated. So how to eliminate A? You consider isolative point. This is so simple. Just now we discussed about it, right? So if you consider isolative point of a protein which will have least solubility, right? So of course that protein will be eliminated. So let us see whether you have 4.2. Nowhere 4.2. None of the above. The answer will be none of the above. Understood? So sometimes आप none of the above option देके सोचते हो कि अरे none of the above है, this will not be the answer, right? तो ऐसा मत सोचो. देखो, चारों जो ऑप्शन दिया जाता है ना, किसी भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, चाहे वो none of the above हो, चाहे वो all of the above हो, ठीक है, कुछ भी हो, any options could be your correct answer, so be careful. Yeah, देखो, this will be 4.2 as I mentioned. Next, come to question number 7. One wishes to frame different types of tripeptide sequences. If there is no restriction in using all natural amino acids, what will be the total number of possible tripeptide sequences? Okay, first try to understand what do you mean by tripeptide sequences of different types. What do you mean by this? ABC, ACB, BSC, BCA, like that. These are all different sequences, right? Okay. तो यहां पे आपको दिया है कि आपको ट्राइपेप्टाइड फॉर्म करना है. There is no restriction in using any natural amino acid. So how many natural amino acids are there? 20, right? 20. You have 20 natural amino acids. So if you are trying to make possible tripeptide, so what will be their number? It will be 20 to the power 3. So 20 into 20 into 20, it will be 8,000. Is there any option 8,000? Yes. Your answer will be 8,000. Understood? Your answer will be 8,000. Yeah, it will be 8,000. Next, question number 8. देखो, how many different pentapeptides can be made using glycine, aspartic acid, leucine, and asparagine? How many different pentapeptides? So think with the previous questions. In the previous questions, you had 20 to the power 3, right? क्यों 20 था? क्योंकि आप किसी भी अमाइनो एसिड कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन.
यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन कर दिया, कौन सा रेस्ट्रिक्शन, देखो ओनली 4 अमीनो एसिड्स बताया, ओनली 4 अमीनो एसिड्स, तो ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ल्यूसिन एंड अर्जिन एंड एस्पार्जिन। एंड यहाँ पे था प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिया गया था ट्राइपेप्टाइड, यहाँ पे आपको बनाना है पेंटापेप्टाइड, सो 4 टू द पावर 5, तो 4 टू द पावर 5 मतलब कितना होगा 1024, राइट, या इट विल बी 1024, इट विल बी 1024, समझ में आया, ओके नेक्स्ट, या इट विल बी 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो the width of a lipid bilayer membrane is 30 angstrom. It is permeated by a protein which is right-handed alpha helix. The number of turns. This is 30 angstrom. This is 30 angstrom. Right? Look at this. This is 30 angstrom. क्वेश्चन है कि ये जो प्रोटीन ट्रैवर्स किया मेम्ब्रेन को, यहाँ पे कितना टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक चीज देखो यहाँ पे 30 एमस्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पिच है, इस सिंगल पिच का कितना डिस्टेंस है, 5.4 एमस्ट्रॉन्ग। तो 30 एमस्ट्रॉन्ग का अगर क्रॉस करना है तो नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, 30 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय 5.4 एमस्ट्रॉन्ग, दिस विल बी समथिंग अराउंड 5.6 टर्न, या दिस विल बी समथिंग अराउंड 5.6 टर्न। अब समझ में आया, समझ में आया, देखो कितना आसान है, ओके, या दिस विल बी 5.6 टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो a protein spans 4 nanometer bilayer 7 times through its transmembrane alpha helical domain. Approximately how many amino acid residues constitute the transmembrane domain of the protein? Good. So see, 1 2 3 4 5 6 7 times it has traversed the membrane, right? तो यहां पे डिस्टेंस कितना दिया है, 4 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर इंटू 7 टाइम्स मतलब 28 नैनोमीटर, मतलब 280 एमस्ट्रॉन्ग, राइट, मतलब 280 एमस्ट्रॉन्ग। तो अगर 280 एमस्ट्रॉन्ग क्रॉस किया, मतलब इसका पूरा लेंथ है 280 एमस्ट्रॉन्ग, तो हाउ मेनी रेसिड्यूज, सिंगल अमीनो एसिड कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1.5 एमस्ट्रॉन्ग, राइट। सो नंबर ऑफ रेसिड्यूज will be 280 Armstrong divided by 1.5 Armstrong. This will be something around 185. Right? This will be something around 185. Just check it. Understood? बहुत आसान है. Yeah, this will be 185. Next, question number 11. अब देखो. Following polypeptide sequences are given for a hypothetical protein. Which of them would most likely to exhibit an alpha helix and which of them will be in beta sheet conformation? Okay? अच्छा, ये जो सीक्वेंस दिया है, यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीक्वेंस अल्फा हेलिक्स में हो सकता है या कौन सा सीक्वेंस बीटा शीट में हो सकता है? In case of alpha helix, as I told, it has to form hydrogen bond. First, 5th, 10th, 15th. These will be hydrophilic. This will be hydrophilic because it has to form hydrogen bond. In case of beta sheet, alternate amino acid will be hydrophilic and alternate will be hydrophobic. For an example, let's say 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 3, 5. These will be, let's say, hydrophilic. So 2, 4 and 6. These will be hydrophobic. It's like hydrophilic, hydrophobic, hydrophilic, hydrophobic, alternate. Okay? So चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है. पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट, फिफ्थ, 10th पे कि कौन सा सीक्वेंस है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते नहीं. फर्स्ट है ए, 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, ए भी हाइड्रोफिलिक है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखो वैलिन हो गया.
दिस विल नॉट फेवर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे देखो अर्जिनिन हाइड्रोफिलिक, फिनाइलैलेनिन हाइड्रोफोबिक, ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोफिलिक, आइसोल्यूसिन हाइड्रोफोबिक, right? So glutamic acid is hydrophilic and isoleucine is hydrophobic. Then lysine hydrophilic, glycine hydrophobic, histidine hydrophilic, proline hydrophobic, right? So this seems to beta sit. Next, this ये है first 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10. हाँ देखो ये है एस्पार्टिक एसिड, तो दिस ऑल्सो मे फॉर्म अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या ये भी अल्फा हेलिक्स है, ये भी अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक बार देख लो कि सीक्वेंस 2 and 3 शुड बी इन अल्फा हेलिक्स, सीक्वेंस 2 and 3 शुड बी अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट शुड बी सीक्वेंस 1, यस यस, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, जो अल्फा हेलिक्स अगर होना है तो फर्स्ट 5th 10th 15th दिस विल बी हाइड्रोफिलिक बिकॉज इट हैज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ बीटा सीट alternate will be hydrophilic, like 1 3rd 5th 7th will be hydrophilic, 2nd 4th 6th will be hydrophobic, okay। या ये जो बी के बारे में मैंने बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, two homologous proteins were isolated from a psychrophile P and thermophile T. The purified proteins were subjected to denaturation, protease digestion and circular dichroism series analysis. Following observations were made. Okay, so you have isolated two protein, one from P, another from T. All right. Now, देखो, the CD spectra of P and T proteins are identical. CD spectra अगर identical हुआ इसका मतलब क्या है? Secondary structure is identical. Means percentage of alpha helix, beta sheet, these will be identical. Okay. Next, their amino acid composition is 95% identical. देखो, amino acid composition से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अमीनो एसिड सीक्वेंस मैटर करता है, कंपोजिशन डजंट मैटर। आई विल गिव एन एग्जांपल, लेट्स से इफ यू राइट ABC, इफ यू राइट CAB, इफ यू राइट BAC, देयर कंपोजिशन इज 100% सेम, राइट, देयर कंपोजिशन इज 100% सेम, बट द सीक्वेंसेस आर डिफरेंट। सो इफ द सीक्वेंसेस डिफर, देयर एक्टिविटी विल बी डिफर, understood, but if their composition remains even 100%, forget about 95%, even if it is 100% identical, there will be no problem. So जो activity होता है, activity never comes from composition, it comes from sequence, understood? Okay, next, T and P are equally susceptible to proteolysis in the presence or absence of reducing agent like beta marker पे ethanol. Both are equally susceptible. इसका मतलब क्या है? The number of disulfide bond will be same in both cases, right? The number of disulfide bond should be same in both cases. Now T has higher melting temperature, thermal denaturation than P. इसका मतलब है T का ज्यादा है, right? देखो ये जो है इसका मतलब क्या है? ये है more stable. ये है more stable. Now the question is, the reason for enhanced stability in T is due to what? What could be the reason for which the thermal denaturation, the melting temperature of T should be more? Why? Is it because of altered secondary structures? No, मैंने पहले बताया आपको secondary structures पूरा identical है. Is it because of increased number of disulfide bond? No, मैंने बताया disulfide bonds are also same. Is it because of increase in water of hydration? देखो वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो लेयर जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन लेयर, ये अगर जितना ज्यादा होगा प्रोटीन विल बी मोर सॉल्युबल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, राइट? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्व ब्रिज, दिस इज नथिंग बट नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन. नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन, तो जितना ज्यादा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा. ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर या तो थर्मल डिनेचुरेशन टेम्परेचर व्हाट एवर इट इज, ये जो ज्यादा है टी में, दिस इज बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड. सो इट्स लाइक इफ यू राइट ABC and CAB, composition is 100% correct, I mean 100% same, 100% identical,
but their number of non-covalent contacts will differ because of their sequence. So sequence matters, not the composition. Understood? Yeah, this is the one. Next 13. अच्छा यहाँ पे देखो, the sequence of a polypeptide that forms a transmembrane helix is shown below. Okay, now which one of the following segments of the peptide is most likely to span the membrane? तो अगर हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा होगा, मतलब कौन सा द बेस्ट कैंडिडेट टू बी ट्रांसमेम्ब्रेन? व्हिच वन? द वन व्हिच विल हैव मोर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड. The one which will have more hydrophobic amino acid, that will have, right? So let us count. Let us count. E3 to G22. E3 is here. G22 is here. Okay. So I'll count hydrophobic. This is one 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 hydrophobic. One hydrophobic. One hydrophobic. One hydrophobic. One hydrophobic. And one hydrophobic, and this. Okay, so let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hydrophobic amino acids are there, right? Let us consider other thing. Valine 5 to A25. So valine 5 मतलब यहाँ से 25 22 3 4 5 यहाँ तक एक हो गया, एक हो गया. तो अब देखो यहाँ पे बस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Next, E15, this to A34, A31 2 3 4. ओके, अच्छा या तो चलो यहाँ पे और कितना है? एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है. काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट? 16 है. ओके, नेक्स्ट और कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं. F21 R40 यहाँ तक, R40, राइट? या R40 यहाँ तक है. तो देखो यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा है? ए है, बस इतना ही, राइट? अच्छा, तो आपका होगा, ग्लाइसिन से शुरू करते हैं क्योंकि 21 के बाद ग्लाइसिन शुरू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो कौन सा राइट कैंडिडेट है जिसमें ज़्यादा होगा, राइट? सो सी. बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको ये जानना है कि कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक, राइट? या दिस विल बी. अच्छा, ये देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अ रिसर्चर हैज डेवलप्ड अ प्रोग्राम टू इवेल्युएट the stability of a protein by substituting each amino acid at a time by other 19 amino acids. I mean, you can substitute any amino acid with other 19 amino acids. Okay. So for a protein, a researcher has observed the following changes in stability upon substitution of amino acids in loop, helix, sheet, protein core, and on the protein surface. Substitutions in कहाँ पे आप substitution किया? Loops are more tolerant. Sheets are more tolerant, core is less tolerant, helix are less tolerant, and finally surface is more tolerant. Which one of the following statement are correct? Okay, चलो देखते हैं. देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कर्व दिया हुआ है. अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन का ऊपर मतलब मोर स्टेबल, नीचे मतलब लेस स्टेबल, राइट? ओके, चलो देखते हैं. लूप्स आर मोर टॉलरेंट. लूप्स आर मोर टॉलरेंट. ओके, अच्छा, लूप कहां पे है? पहले देखो लूप कहां पे है. यहां पे है लूप. लूप आर मोर टॉलरेंट मतलब क्या? मोर स्टेबल. मोर स्टेबल, राइट? सो लूप इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई इट सेज मोर टॉलरेंट. यस, दिस इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. Sheets are more tolerant. What is it? No, this is not.
दिस इज रॉन्ग, राइट. नेक्स्ट, कोर इज लेस टॉलरेंट. वेयर इज कोर? हियर. कोर इज लेस टॉलरेंट. यस, कोर इज लेस टॉलरेंट. दिस इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, helix are less tolerant. Where is helix? Here. Helix is less tolerant, but helix I could see it is like both, so it is neither more nor less, so this is wrong, right? Next, surface is more tolerant. Surface is more tolerant. Yes, this is correct. So correct are A, C and E. A, C and E. देखो यहाँ पे सिर्फ ए एंड सी दिया हुआ है, राइट. दिस इज फाइन. जहां पे बी दिया है, बी तो ऑलरेडी रॉन्ग है. ए एंड बी दिया हुआ है, ए भी रॉन्ग है. सी एंड डी दिया हुआ है, ए भी रॉन्ग है. देखो ए, सी एंड ई ऑल थ्री आर करेक्ट एक्चुअली. सरफेस इज मोर टॉलरेंट, राइट. दिस इज सरफेस इज मोर टॉलरेंट. यस. सो ए, सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट यहाँ पे आपको सिर्फ दो दिया हुआ है, सो ठीक है. बस ए एंड सी, जहाँ पे ए ई है कहीं पे नहीं, तो ए एंड सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट. देखो, यस, ठीक है. देखो, तीन चीज आपको करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि तीनों रहना है. जो दिया है वो उसमें से आपको देखना है, राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. देखो, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन. A researcher investigated a set of condition for a protein with an isolative point of 6.5. Isolative point is 6.5. Also, it binds to calcium. The protein also binds to calcium. Okay, it can also bind to calcium. Okay, fine. This protein was subjected to 4 independent treatments like pH 6.4, 10% glycerol, 10 millimolar calcium chloride, 40% ammonium sulfate, and this was followed by centrifugation and estimation of protein in supernatant. Okay. The results are depicted in the graph below. Which of the following treatment best represents the result shown in the graph? Okay, fine. चलो, अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो y एक्सिस में क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सुपरनेटेंट. इसका मतलब क्या है? ये है पीलेट, ये है सुपरनेटेंट. तो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सुपरनेटेंट, इसका मतलब क्या है? प्रोटीन शुड बी सॉल्युबल. मतलब कितना प्रोटीन सॉल्युबल है. अगर परसेंटेज ज्यादा आ रहे, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ए ज्यादा आ रहे, इसका मतलब क्या है? प्रोटीन इज मोर सॉल्युबल. बी में कम आया, डी में कम आया, इसका मतलब क्या है? प्रोटीन इज लेस सॉल्युबल. अंडरस्टूड? प्रोटीन इज लेस सॉल्युबल. अच्छा, एक बार देख लो कहां पे आपको लेस सॉल्युबिलिटी मिल सकता है. देखो, अब कितना पीएच से ट्रीट किया उसको? 6.4. वाओ, एक्सीलेंट. आप 6.4 से उसको ट्रीट कर रहे हो, जिसका पीआई है 6.5. आपको शायद याद होगा, मैंने आपको ये बताया था, ये है पीएच वर्सेस सॉल्युबिलिटी, राइट. ये जो पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट पीआई. सो पीआई, जब पीआई मतलब वो जो पीआई है, जिस पीआई को आप ट्रीट करो पीएच के साथ, राइट. सो उस पीआई में इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सबसे कम होगा, लेस सॉल्युबिलिटी. तो अगर आप किसी प्रोटीन को, आप उसका जो पीआई है, दैट पीआई यू आर ट्रीटिंग विद दैट पीआई, आई मीन द पीएच यू हैव सेट, दैट इज नथिंग बट द पीआई, राइट. सो इन दैट केस द सॉल्युबिलिटी विल बी लिस्ट. तो यहाँ पे जो आपको कम सॉल्युबिलिटी मिल रहा है ना, चाहे बी और डी, इसका एक तो होगा ए वाला 6.4. ठीक है, तो चलो एक तो होगा 6.4, देख लेते हैं. तो इसमें देखो बी एंड डी में 6.4 होना चाहिए. बी में है ग्लिसरॉल. अच्छा, पहले देख लेते हो 6.4 किसी सी ए या ए में दिया है, इसका मतलब इसको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. अंडरस्टूड? तो देखो 6.4 सी में है, इजीली एलिमिनेट. अच्छा, 6.4 डी में है, ओके फाइन. 6.4 ए में है, इजीली यू कैन एलिमिनेट. Understood? Then 6.4 B में है, okay fine. That means now you have to deal with B and D. Okay fine. Now चलो one more thing. देखो, आपने एमोनियम सल्फेट देके उसको ट्रीट किया हो. एमोनियम सल्फेट में क्या होता है? प्रोटीन का प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट. तो जब प्रोटीन का प्रेसिपिटेट पड़ जाता है, तब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा. तो ये जो सॉल्युबिलिटी, ये जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सुपरनेटेंट है, मतलब किसमें सुपरनेटेंट सबसे कम होगा?
कौन सा केस में? जिसमें आप अमोनियम सल्फेट देके ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में प्रोटीन शुड बी प्रेसिपिटेटेड, राइट? सो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर प्रोटीन इन सुपरनेटेड, राइट? सो एक तो बी में एंड डी में, एक तो आ जाएगा आपका जो पीएच है 6.4, दूसरा में हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अब देखो ये जो बी एंड डी का मैंने बात कर रहा था, ठीक है? देखो डी में है 6.4, फाइन, एंड बी में क्या होगा? BH ग्लिसरॉल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा देखो डी में है अमोनियम सल्फेट एंड बी में है 6.4, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आ गया बाकी दो चीज, एक में है ज्यादा कैल्शियम क्लोराइड और दूसरे में ग्लिसरॉल। देखो कैल्शियम क्लोराइड विल डेफिनेटली हेल्प इन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, राइट? एंड दूसरा है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में हम प्रोटीन को रखते हैं। Once you purify a protein, we keep it in glycerol stock. Glycerol stock. तो एक चीज आप समझो, बस छोटा सा चीज है, अगर प्रोटीन प्यूरिफाई करने के बाद ग्लिसरॉल स्टॉक में इसको रख रहे हो, इसका मतलब क्या है? दिस ग्लिसरॉल स्टॉक शुड फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ ए प्रोटीन, राइट? इट शुड नॉट डिसफेवर द प्रोटीन स्टेबिलिटी। अगर ग्लिसरॉल प्रोटीन का स्टेबिलिटी पे हैम्पर कर रहे हैं तो उस स्टॉक में आप ग्लिसरॉल क्यों यूज करोगे? You understood my point? You are keeping purified protein in a glycerol stock. इसका मतलब क्या है? ग्लिसरॉल स्टॉक क्यों बनाते हैं हम लोग? प्रोटीन सेफ रहे, राइट? तो अगर कुछ ग्लिसरॉल चूज किया, अगर ग्लिसरॉल प्रोटीन को डिनेचर कर देते हैं, प्रोटीन को अगर प्रेसिपिटेट कर देते हैं, तो उसको थोड़ी हम लोग यूज करेंगे। अंडरस्टूड? इसलिए हम लोग ग्लिसरॉल स्टॉक यूज करते हैं ताकि ग्लिसरॉल विल फेवर प्रोटीन स्टेबिलिटी, राइट? So that means solubility will also be more here. Okay, but yeah, compared to calcium chloride, it will be comparatively less. So this will be glycerol and this will be your calcium chloride. Okay, so option D will be correct. This is an excellent question. Excellent questions. Okay. Yeah, देखो D. Okay. थैंक यू बोलने का टाइम आ गया। तो थैंक यू बोलने से पहले एक बार फिर हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं क्या क्या चीज हम लोग पढ़े। पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर, बेसिकली प्रोटीन जो का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी किए। उसका जो डायमेंशन एनालिसिस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल चीज भी हम लोग सॉल्व किए, राइट? उसके बाद हम लोग आगे प्रोटीन सॉल्युबिलिटी भी हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी किए। उसका रिलेशन क्या है पीएच के साथ, उसका सॉल्युबिलिटी वो भी स्टडी किए, राइट? एंड फाइनली वी हैव एनालाइज्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। या बिफोर दैट वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग ऑल्सो, उसमें लेविथेल पैराडॉक्स, उसमें एनफिंसन्स एक्सपेरिमेंट, सारे चीज हम लोग डिटेल में स्टडी किए। एंड फाइनली वी एनालाइज्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।